टीवी सीरियल टाइप लगता है, लेकिन ओवरऑल इस मूवी का पॉप कल्चर में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। यानी कि अगर आपने थ्री इडियट्स नहीं देखे लेकिन उसके इतने रेफरेंसेस सुन लिए हैं, कहीं ना कहीं उसकी बात होती है। जैसे कि मेरी फेवरेट सीरीज कोटा फैक्ट्री के सीजन 1 में भी वो बोलता है कि सिर्फ आईआईटी में रैंचो जाते हैं, चतुर नहीं जाते। तो वो भी बोलता है। बहुत सारे स्पूफ भी बन चुके हैं। और मतलब ये काफी रेवोल्यूशनरी, मतलब कि मैं बोलूंगा राजू हिरानी की ये फिल्म उतनी ग्रेट नहीं है जितना इसका बोला जाता है, क्योंकि ये परफेक्ट फिल्म नहीं है, लेकिन ये डेफिनेटली एक एंटरटेनिंग फिल्म है। ये बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग फिल्म है। तो डायलॉग बोलता है कि सुहास कितना गधा करेक्टर है कि उसने इंजीनियरिंग की, फिर एमबीए किया, फिर बैंक में नौकरी कर रहा है। तो अगर उसे बैंक में नौकरी करनी थी तो उसे इंजीनियरिंग क्यों करी? अबे यार ये कोई लॉजिक हुआ? मतलब कि आज के टाइम पे, मतलब यूट्यूब पे जितने भी यूट्यूबर्स हैं सब इंजीनियर बने पड़े हैं, तो किसी ने भी इंजीनियरिंग करी है तो क्या जरूरी है कि वो आगे जॉब भी इंजीनियरिंग करे? ये बहुत ज्यादा बेकार लॉजिक था जो दिस डिड नॉट एज वेल। मतलब कि मल्टीपल यूट्यूबर्स और एंटरप्रेन्योर्स ड्रॉप आउट्स होते हैं और फिर वहां से वो अपनी बिजनेस की जर्नी शुरू करते हैं। तो सुहास के कैरेक्टर को एक्सट्रीमली नेगेटिव शेड दिया गया है, उसको कभी तो प्राइस तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाएगा। साला पैदा होने के लिए भी 300 मिलियन पॉन्ड से रेस लगानी पड़ी थी। 5:15 पे मेरा जन्म हुआ और 5:16 पर अब्बा ने कहा मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। हम क्या बनना चाहते थे किसी ने पूछा ही नहीं। आज हम बात करेंगे मूवी थ्री इडियट्स की। थ्री इडियट्स जिसकी मेन स्टार कास्ट है शर्मन जोशी, माधवन और करीना कपूर और ऑफ कोर्स आमिर खान। और ये डायरेक्टेड बाय है राजकुमार हिरानी, प्रोड्यूस्ड बाय है मिस्टर विदु विनोद चोपड़ा। अब विदु विनोद चोपड़ा की फिल्मोग्राफी थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि उन्होंने शिकारा बनाई थी, जो शिकारा बहुत ज्यादा हेविली क्रिटिसाइज थी। और उसके बाद राजकुमार हिरानी ने डंकी बनाई थी, जिसको भी काफी क्रिटिसाइज किया गया था। पीको को भी काफी क्रिटिसाइज किया गया था। और फिर आमिर खान, ऑफ कोर्स आमिर खान एक बहुत बड़े सुपरस्टार थे एक टाइम पे, लेकिन आजकल जैसे कि लाल सिंह चड्ढा हो गई, हैप्पी पटेल हो गई, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर जिसमें वो खुद एक्ट भी कर रहे हैं, वो भी उतना बड़ा बॉक्स ऑफिस नहीं ला पा रही जैसा कि दंगल के टाइम पे था, 2000 करोड़ चली गई। उसके बाद सीक्रेट सुपरस्टार जो चाइना से काफी अच्छा कलेक्शन आता था। अब ये सच है झूठ है किसको पता, लेकिन हाँ ये बात तो है कि अब बिल्कुल भी वो इमेज नहीं रही है आमिर खान की परफेक्शन वाली जो पहले थी। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे थ्री इडियट्स की, बिकॉज वी हैव टू टॉक अबाउट अ लॉट। लेकिन उससे पहले हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है स्कूप स्टूडियोज में और मैं आयुष मिश्रा। आज हम बात करेंगे और एनालिसिस करेंगे मूवी थ्री इडियट्स का। अब थ्री इडियट्स की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से शुरू होती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि राजू हिरानी ने एक बहुत अच्छी टेक्निक यूज करी है, जिसमें हमने ये कंफर्म पता लगा लिया कि भाई रैंचो नाम का बंदा है जिसको माधवन ढूंढ रहा है। अब माधवन उसको देख के इतना पागल हो जाता है, इतना अपनी सुध बुध खो देता है कि भाई वो फ्लाइट को लैंड करा देता है, मतलब झूठा बहाना बनवा के। और हम देखते हैं कि माधवन बहुत ज्यादा जुगाड़ू आदमी है, तो उसने ये किया। अब उस फिल्म में माधवन का नाम फरहान होता है। अब फरहान उसके बाद सीधा जाता है राजू से मिलने। राजू को बताता है कि साइलेंसर यानी कि अपने चतुर रामलिंगम का फोन आया था और उन्होंने बताया कि हमें रैंचो का एड्रेस पता चल चुका है। अब रैंचो कौन है इसका इतना बड़ा सस्पेंस पूरी मूवी में रहता है, जिसके बारे में हमें फ्लैशबैक में पता चलता है। तो ये दो टाइमलाइन में चलती है। एक तो हमारी जो प्लॉट ए है वो ये वाली कहानी है, जिसमें हमें राजू, रैंचो और अपने फरहान की कहानी देखने को मिलती है। और प्लॉट बी में जो 10 साल बाद की कहानी है और ये सब अपनी सक्सेसफुल हो चुके करियर में, और उसके बाद ये एक नई राह पे निकलते हैं रैंचो को ढूंढने के लिए। और फिर बीच में
पिया भी इनके साथ आ जाती है, और पिया और कोई नहीं यानी कि वीर सहस्त्रबुद्धे यानी कि वायरस की बेटी होती है। अब बात करें इस फिल्म के डायरेक्शन की, तो ऑफ कोर्स ये फिल्म मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी। बचपन में आई हैव वॉच्ड इट मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि टीवी पे कई बार चलाते जाते थे और इसके रिपीट टेलीकास्ट होते थे, मतलब कि टीवी पे बहुत बड़ी हिट थी। यहाँ पे बहुत सारी मूवीज होती है जिसका बार बार रिपीट टेलीकास्ट होता रहता था, और थ्री इडियट्स उसमें से एक है, सूर्यवंशम उनमें से एक है, अपरिचित एक है, नायक एक है, रोबोट, और बहुत सारी ऐसी मूवीज है जो बार बार प्रियदर्शन की जितनी मूवीज है, खट्टा मीठा, हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, ये सारी मूवीज बार बार रिपीट टेलीकास्ट होता था, तो इस सैटेलाइट काफी बड़ी हिट हो जाती थी। तो उसमें थ्री इडियट्स एक है, तो मैंने बहुत बार देखी। उसके बाद जब ओटीटी का जमाना आ गया तो फिर टीवी देखना एकदम बंद ही हो गया, तो फिर उसके बाद कभी विलिंग नहीं थ्री इडियट्स देखी नहीं। और फिर मैंने एनालिसिस करने के लिए इसे फिर से देखा कल 2-3 दिन पहले, और मैं बोलूंगा कि एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। लेकिन हाँ, नाउ आई कैन सी कि स्टोरी में बहुत सारे फॉल्ट्स थे, बहुत सारे, जिसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन राजू यानी ने कुछ मल्टीपल ट्रिक्स लगाई थी जिसकी वजह से ये फिल्म काफी एंटरटेनिंग हो गई थी। तो सबसे पहले ओपनिंग सीन्स, रैंचो कौन है, मतलब कि एक मास फिल्म है बिना वो सब टिपिकल मास मसाला टेम्पलेट फॉलो करते हुए। तो यहाँ पे हीरो की एंट्री भी दिखेगी, हीरो को लेकर सस्पेंस भी होगा, लेकिन वो राजू हिरानी स्टाइल में होगा। और ये 2009 की फिल्म है, मतलब कि 2009 में इतना प्रोग्रेस कर चुकी थी स्टोरी टेलिंग कि हम इस सब आगे बढ़ चुके थे, लेकिन अब फिर से वही पुराने जमाने की स्टोरी टेलिंग चल रही है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी स्टोरी टेलिंग और आया जो राजकुमार हिरानी ने थ्री इडियट्स में करी थी, जहां पे उन्होंने वो सारे ट्रोप्स यूज भी करे थे और उसके बाद एक अपना अलग टच भी दिया था। तो सबसे पहले हमें ओपनिंग में दिखाया जाता है कि इनको पता चल चुका है कि ये शिमला में है, तो वहां से ट्रिप शुरू होती है शिमला की। अब माधवन फिर मेमोराइज कर रहा होता है कि भाई क्या हुआ था पास्ट इवेंट्स में, मेमोराइज नहीं कर रहा होता, मतलब एक तरह से नरेट कर रहा होता है। नरेटर है माधवन इस मूवी में, जो फरहान का कैरेक्टर प्ले करता है। फरहान का कैरेक्टर फोटोग्राफर होता है, और ये एक सीन में हमें दिखा भी दिया जाता है कि जैसे ही फरहान का कैंपस में एंटर करता है, उससे मिलीमीटर मिलता है जो एक कैरेक्टर होता है वहां पे। एक बोल सकते हैं कि हॉस्टल में उनके सारे चोर्स वगैरह फॉर्म करता है, लेकिन वो कोई स्टूडेंट नहीं, वो बस उनका दोस्त है, और वहां पे वो थोड़े बहुत पैसे लेके उनके थोड़े बहुत काम कर देता है। मिलीमीटर नाम का कैरेक्टर होता है। और फिर हमें माधवन दिखाया जाता है, फिर माधवन बताता है कि कैसे जैसे वो पैदा हो गया तो उसके फादर ने उसको ये सपना देखा कि वो इंजीनियर बनेगा। और यहाँ पे माधवन की डेट बताई गई है पैदा होने की 1978। अब 1978 से अगर 20 साल आगे बढ़े तो मतलब कि 20 साल में बंदा कॉलेज में होता है, मतलब 19-20 साल में तो एटलीस्ट होता है। 1978 से 1988, 1998, मतलब 98 में कहानी स्थित है। अब मेरे को ये नहीं पता चला कि राजू हिरानी ने या तो पहले पूरा पास के पोर्शन शूट कर लिए होते, फिर बाद में उनको आइडिया आया कि अगर ऐसे इस कहानी में दिखाएं, इस फॉर्मेट में दिखाएं, तो उन्होंने बाद में माधवन और रैंचो को ढूंढने का सफर जो उस चतुर के साथ परफॉर्म करते हैं उसको बाद में शूट किया होगा, पता नहीं। लेकिन इतनी इनकंसिस्टेंसीज हैं यहाँ पे, क्योंकि ये पूरी पूरी टाइमलाइन लगती है 2009 की। लिटरली हम यहाँ पे लोगों के हाथ में जो मोबाइल्स देखते हैं, जो टेक्नोलॉजी है, वो कहीं से भी 1998 की तो बिल्कुल भी नहीं लगती। और लास्ट में तो हमें यूट्यूब दिखाया जाता है। लास्ट के सीन में मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन लास्ट के सीन में जब माधवन हम पहली बार देखते हैं कि वो माधवन और साथ में आमिर खान और शर्मन जोशी ये डिलीवरी परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन पिया हॉस्पिटल में होती है, तो पिया यूट्यूब से स्क्रीन शेयर करके उनको बताते हैं कि डिलीवरी कैसे करनी है। अब 1998 में तो यूट्यूब पैदा भी नहीं हुआ था, मतलब यूट्यूब का इन्वेंशन भी नहीं हुआ था, तो कैसे? मुझे ये समझ नहीं आया कि राजू हिरानी ने इतने बढ़िया डायरेक्टर होने के बाद भी ये डिटेल कैसे मिस कर दी कि 1998 में यूट्यूब नहीं था। और जहां तक मुझे लगता है कि जो 10 साल बाद वाली कहानी है वो 2009 में होनी चाहिए, 2009-10 में होनी चाहिए, तब जाके इस पूरी मूवी का सेंस बनेगा। एक डायलॉग एक डायलॉग की वजह से वो पूरा का पूरा जो फ्लो था स्टोरी का वो टूट गया। 1978 आप दोबारा जब थ्री इडियट्स देखेंगे तो वहां पे राजू यानी सॉरी फरहान यानी कि आर माधवन का कैरेक्टर क्लियरली स्पेसिफाई करता है कि 1978 में उसका जन्म हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो मेरे को खटकी, क्योंकि मैंने इसे
2-3 बार रिवॉच किया तो हाँ, ये थोड़े डायलॉग्स पे ध्यान जाता है, क्योंकि पूरी पूरी जो दिल्ली दिखाई है वो बिल्कुल भी 2009 की लगती है, लेकिन 1998 की तो बिल्कुल भी कतई नहीं लगती। हाँ, तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई दोनों राजू और अपना राजू जो शर्मन जोशी का कैरेक्टर है, और फरहान जो कि अपना रामानुजन कैरेक्टर है, वो जो प्रेजेंट में है, जो 2009 की टाइमलाइन में है, जब वो रैंचो को ढूंढने जा रहे हैं, तब वो बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं। और जो पहले होते हैं, जब कॉलेज में होते हैं, तो काफी ज्यादा डरे सहमे से रहते हैं, और बहुत ज्यादा पढ़ाई से डर लगता है, कॉलेज से डर लगता है, प्रोफेसर से डर लगता है। लेकिन ये जर्नी होती है, कैरेक्टर आर्क होता है, और कैसे ये काफी निडर हो जाते हैं। अब मेरे को इस चीज से प्रॉब्लम है कि जिस तरीके से इसमें अनलाइव करने को दिखाया है, मतलब कि इसमें ये प्लॉट है 3 बार दिखाया है। मतलब कि सबसे पहले तो तब दिखाते हैं जब वायरस यानी वीरू सहस्त्र बुद्धे एक लड़के जॉय लोबो का प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर देते हैं, और फिर गिव मी सम सनशाइन गिव मी सम रेन ऐसा गाना आता है। और उसके बाद आमिर खान को आइडिया मिलता है क्यों ना हम जॉय लोबो को सरप्राइज करें उसके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके। और फिर आमिर खान वो प्रोजेक्ट कंप्लीट भी कर लेता है। उसके पहले भी गाना आता है ऑल इज वेल, वो बहुत ही ब्यूटीफुली पिक्चराइज किया गया है, मतलब उसमें जितनी क्रिएटिविटी थी सब दिखा दी। और ऐसा नहीं कि कुछ ज्यादा भी वीएफएक्स वगैरह यूज करके, लेकिन हाँ, राजू जानी नोस कि उनको कैसे ऑडियंस को एंगेज रखना है, तो वो आइडिया से फटाफट फटाफट कटाते हैं वहां पे अलग अलग मतलब विजुअल्स दिखाए हैं, और उनकी पूरी लाइफ, कॉलेज लाइफ को एक तरीके से री इमेजिन किया गया है उस गाने के अंदर। और फिर लास्ट में उनको आइडिया मिल जाता है, फिर रैंचो उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेता है, लेकिन तब तक तो जॉय लोबो इस दुनिया को छोड़ के जा चुका होता है। और फिर जब फिल्म का टाइम आता है, तो फिर आमिर खान इस बात के लिए वीर सहस्त्र बुद्धे को जिम्मेदार ठहराता है, जो कि मुझे तो बिल्कुल भी सही नहीं लगा किसी बात। मतलब कि अगर आप इस मूवी को ध्यान से देखें, तो सुहास और और वायरस, इन तीनों को एक्सट्रीमली नेगेटिव शेड दिया गया है। मतलब इन तीनों को बहुत भोंदू दिखाया गया है, और यहाँ पे आमिर खान को कुछ ज्यादा ही ग्लोरीफाई किया गया है। अब उस कैरेक्टर को एक फ्लॉलेस कैरेक्टर बोल सकते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल है कि भाई एक टाइम पे वो डायलॉग बोलता है कि सुहास कितना गधा कैरेक्टर है कि उसने इंजीनियरिंग की, फिर एमबीए किया, फिर बैंक में नौकरी कर रहा है। तो अगर उसे बैंक में नौकरी करनी थी तो उसे इंजीनियरिंग क्यों करी? अबे यार, ये कोई लॉजिक हुआ? मतलब कि आज के टाइम पे, मतलब यूट्यूब पे जितने भी यूट्यूबर्स हैं सब इंजीनियर बने पड़े हैं, तो किसी ने भी इंजीनियरिंग करी है तो क्या जरूरी है कि वो आगे जॉब भी इंजीनियरिंग करे? ये बहुत ज्यादा बेकार लॉजिक था, जो दिस डिड नॉट एज वेल। मतलब कि मल्टीपल यूट्यूबर्स और एंटरप्रेन्योर्स ड्रॉप आउट्स होते हैं, और फिर वहां से वो अपनी बिजनेस की जर्नी शुरू करते हैं। तो सुहास कैरेक्टर को एक्सट्रीमली नेगेटिव शेड दिया गया है उसको। कभी तो प्राइस टैग बुलाते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। और स्पेसिफिकली मैं बोलूंगा कि यहाँ पे पिया जो कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को एक ट्रोप यूज होता है बॉलीवुड मूवीज में, कि यहाँ पे एक ऑलरेडी इंगेज कैरेक्टर होता है, जैसे कि इसमें करीना कपूर का कैरेक्टर था जो ऑलरेडी इंगेज था सुहास से, लेकिन फिर आमिर खान का कैरेक्टर बीच में आ जाता है। और फिर वो पार्टी का सीन ही ऐसा होता है कि पहले वो देखता है, फिर वहां पे मुझे लगा, ये फिल्म ने डायरेक्टली नहीं बोला, लेकिन मुझे लगा कि वो सुहास का पत्ता काटता है, और उसके बाद वो पिया को मैनिपुलेट करता है, भाई गैस लाइट करता है लिटरली। भाई मैं बोलता हूँ कि कोई भी बंदा हो, अगर उसने कुछ मेहनत से कमाया है, तो थोड़ा बहुत तो उसको पॉजिटिवनेस होती है। भाई 4 लाख की घड़ी और 2.5 लाख का सूट और बहुत सारी चीजें ऐसा वो बोलता है, लेकिन हमें ये लगता है कि भाई क्या प्राइस टैग है इसका नाम, क्यों? जबकि कोई मेहनत से कुछ कमा रहा है और उसका कोई वेस्ट सामान बेफालतू में गुम जाए या खो जाए या टूट जाए, तो थोड़ा बहुत तो इंसान गुस्सा आता ही है ना। तो थोड़ा बहुत गुस्सा दिखा भी दिया तो क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन हाँ, वो चीज बिल्कुल गलत थी कि वो जज करता है पिया को वो घड़ी पहनने के लिए, सस्ती वाली घड़ी। तो फिर वो सारी चीजें बैलेंस कर दिया गया सुहास कैरेक्टर को। लेकिन कहीं ना कहीं आमिर खान का कैरेक्टर भी बिल्कुल राइट नहीं था। ऑलरेडी इंगेज लड़की है और उसको तुम ऐसी एडवाइस दे रहे हो। चलो, आमिर खान ने अब वहां पे अपना मतलब अपना जो काम करना था वो कर दिया। नेक्स्ट सीन में मतलब करीना कपूर का एक्टर यहाँ पे 2 सीन के लिए आता है। कुछ शादी का सीन जिसमें हमें पहली बार उनकी एंट्री दिखाई जाती है करीना कपूर की। सॉरी मैं बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया। चलो, टाइम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। तो मूवी में हमें दिखाया जाता है कि कैसे राजू आके सबसे पहले वो क्वेश्चन करता है वायरस से, जब वायरस बोलता है
कि इस पेन को स्पेशली स्पेस में ऐसे लिखने के लिए बनाया गया है, क्योंकि स्पेस में कोई इंक पेन काम नहीं कर सकता, ऑफ कोर्स स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती। तो वहां पे वो पूछता है कि एस्ट्रोनॉट ने पेंसिल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, और फिर उसको रिजॉल्व करते हैं फिल्म के एंड में, जहाँ पे वो बोलता है कि अगर पेंसिल की नोक टूट जाए तो वो ऐसे रोटेट करने लगेगी, किसी आंख में जा सकती है, किसी की नाक में जा सकती है। तो उसने यहाँ पे ये बात साबित कर दी कि रैंचो वॉज नॉट ऑलवेज राइट। मतलब एक टाइम इंस्टेंस पे दिखाया कि रैंचो गलत था, या फिर उसको पहले जवाब नहीं मिला, लेकिन लास्ट में उसको भी जवाब मिल जाता है कि उसने वहां पे एक सवाल पूछा था, उसका जवाब उस वायरस ने दे दिया। लेकिन पूरी फिल्म में, मतलब लिटरली पूरी फिल्म में हमें ये बताया गया है कि रैंचो एक परफेक्ट स्टूडेंट है, एक परफेक्ट पर्सन है ये। और पूरी मतलब माधव का कैरेक्टर पूरी उसकी गाथा ही गाता है, बाबा रणछोड़ दास की भजन सुनाता है हमें पूरी फिल्म में। और जो रिलेशनशिप भी इन दोस्तों को दिखाई है, माधवन और फिर शर्मन जोशी और आमिर खान, तो फिर ये मेरे को थोड़ी अननेचुरल लगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की टांग खींचते ही नहीं है। मतलब कि ऐसा लगता है कि माधवन हर बात मानता है रैंचो की। ये स्टैब्लिश करने के लिए उनका सबसे पहले इंपॉर्टेंट सीन आता है अपना रैंचो की एंट्री। लेकिन उससे पहले हमें दिखाया जाता है शर्मन जोशी की एंट्री। तो ये पहले पॉइंट ऑफ व्यू शुरू होता है माधवन के कैरेक्टर का। वैसे बता दूं किसी को बताना हो तो ये पूरी की पूरी मूवी, ये पूरी की पूरी मूवी के मेजर प्लॉट पॉइंट उठाए गए हैं 5.7 इस चेतन भगत की नॉवल से। तो बेसिकली जो माधवन का कैरेक्टर है वो चेतन भगत है। और ऑफ कोर्स चेतन भगत ने भी इंजीनियरिंग छोड़ के कुछ और पैशन फॉलो किया था, और यहाँ पे भी माधवन इंजीनियरिंग छोड़ के फोटोग्राफी करता है, वो वहां पे राइटर बन जाता है। तो माधवन इज बेसिकली चेतन भगत। तो वहां पे फिर हमें दिखाया जाता है राजू हिरानी। राजू हिरानी नहीं, लेकिन राजू हिरानी की फिल्म में राजू का कैरेक्टर प्ले करता है वो शर्मन जोशी, जिसको बहुत ज्यादा डरपोक दिखाया, मतलब कि बहुत ज्यादा डरता है, क्योंकि भाई एग्जाम में फेल हो गया तो फिर यूनिवर्सिटी से निकाल देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब शर्मन जोशी के कैरेक्टर के साथ एक ही प्रॉब्लम है कि हमें रैंचो का पैशन तो पता चल जाता है, वो मशीनें खोल रहा है, वो एक्सप्लेन कर रहा है, वो सवाल पूछ रहा है अपने डीन से, वो बहुत क्यूरियस दिखाया उस कैरेक्टर को। लेकिन जो प्रॉब्लम हमें राजू के कैरेक्टर के साथ होती है कि भाई उसकी गरीबी ही दिखाई जाती है, लेकिन क्या उसको रियलिटी में इंजीनियरिंग करनी है, क्या वो उतना केपेबल है इंजीनियरिंग करने के लिए, क्या उसका इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग में, ऐसा कुछ पता नहीं चलता। बस एक डायलॉग में बोलता है कि मेरी वाइफ भी इंजीनियरिंग है और मेरी गर्लफ्रेंड भी इंजीनियरिंग है, फिर मैं फेल क्यों होता हूँ। तो बोलता है कि तू बहुत डरपोक है, तू फट्टू है, और तू डर डर के जीता है। तो ये बात कैरेक्टर उसको डिफाइन कर देती है, माधुरी कैरेक्टर को। लेकिन हाँ, इस पूरी फिल्म को देखते समय हमें कई सारे ऐसे मीम्स मिलते हैं जो आजकल बहुत पॉपुलर है, जैसे कि कहना क्या चाहते हो, या फिर बहुत सारे मीम्स हैं। मतलब अलग अलग मीम्स हैं अलग अलग सिचुएशन में। मैंने ये फिल्म को कई बार देखा है, और चाइल्डहुड फेवरेट फिल्म थी। और तब तो इतना एनालिसिस का दिमाग भी नहीं था कि भाई फिल्म को कैसे बनाया जाता है। तब तो बस फिल्म देखी, फिर घर गए, स्कूल गए, वापस घर आए, वापस एक फिल्म देखी, और अगर दोबारा वही फिल्म देखने को मिल जाए तो जो टीवी पे चल रहा है वो देख लो। तो फिर इतना कोई जजमेंट होता नहीं था। लेकिन अब दोबारा देख रहा हूँ तो हाँ, पता चल रहा है कुछ गलतियां, कुछ मिस्टेक्स, कुछ डायरेक्टर की महानता। मतलब कि मैं बोलूंगा राजू हिरानी की ये फिल्म उतनी ग्रेट नहीं है जितना इसका बोला जाता है, क्योंकि ये परफेक्ट फिल्म नहीं है, लेकिन ये डेफिनेटली एक एंटरटेनिंग फिल्म है। ये बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग फिल्म है। और फिर नेक्स्ट सीन आता है जहाँ हमें रैंचो की एंटर दिखाई जाती है। अब वो सीन भी काफी क्रिएटिव था। मतलब ये फिल्म पुश कर दिया बाउंड्रीज को कहीं ना कहीं, क्योंकि इसमें थोड़ा अपने उनको हाफ न्यूड दिखाया, मतलब कि सारे कैरेक्टर्स को, सारे बॉयज को, और बहुत ज्यादा क्लोजअप देके वो स्टैम्प मारने वाला सीन। तो बहुत ज्यादा ही इस फिल्म में बहुत ज्यादा वो सब दिखाया है जो थोड़ा सा ऑड लगता है फैमिली के साथ देखने में। थोड़ा तो ये अडल्ट टेरिटरी को बाउंड्री पे रहती है बिल्कुल। फिर हमें जिस तरीके से वो आता है, और हमें लगता नहीं है कि भाई हीरो की एंट्री हुई है, लेकिन फिर वो जो काम करता है तो उससे हमें वो वाली जो सिनेमा की लैंग्वेज है कि शो डोंट टेल, तो उसका जो क्रिटिकल माइंड है वो वहाँ पे देखने को मिलता है कि कैसे वो इस सिचुएशन को खुद को बचाता है, और कैसे। लेकिन वहां पे लोग ये भी लिख रहे थे कि ऐसा नहीं होता, मतलब कि
अगर एक वाटर की लाइन है तो वो धार सीधी जानी चाहिए और बीच में कोई कनेक्शन नहीं टूटना चाहिए। तो शायद से कुछ वहां पे इनएक्यूरेसी थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं। इसके लिए भी लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि मूवी में दिखाया और रियलिटी लगती है कि भाई ऐसा हो सकता है। तो हाँ, वो सीन पूरा का पूरा काफी एंटरटेनिंग था देखने के लिए, क्योंकि वो पूरा सीक्वेंस ऐसे डिजाइन किया गया है, वो वहां से आ रहा है और उसकी एंट्री बहुत ज्यादा आइकॉनिक हो जाती है, क्योंकि वहां पे माधवन और अपने शर्मा जोशी को सच में उनकी जरूरत थी कि भाई इस बंदे को सबक सिखाए, क्योंकि ये बंदा तो बेफालतू में रैगिंग कर रहा है हमारी। तो उस रैगिंग से बचने के लिए एक बंदा उन्हें बचाने आता है, सेवियर आता है, जो होता है रैंचो। और फिर रैंचो कैसे वहां पे वो चम्मच वाली ट्रिक निकाल लगाता है, वो बहुत ज्यादा सीखने में एंटरटेनिंग था और मजा आ गया। सच बता रहा हूँ, मैं वो सीन देख के इम्प्रेस हो गया कि भाई दिस इज हाउ यू इंट्रोड्यूस अ कैरेक्टर। ओपनिंग भी मस्त थी, जहाँ पे एक सस्पेंस क्रिएट की रैंचो कौन है, और उसका पे ऑफ यहाँ मिलता है कि रैंचो क्या है। मतलब ऐसे ही एंट्री सीन दिखाओ कि आपको लग जाए कि भाई ये बंदा तो भीड़ से अलग ही है। और भीड़ से अलग की बात आई तो विजुअल मेटाफर्स भी काफी सारे हैं इस मूवी में। सबसे पहली बात, जब पहली बार हमें एक फोटो सेशन दिखाया जाता है, दैट सीन कम्स कि भाई रैंचो फर्स्ट आया है और फरहान और राजू लास्ट आए हैं। मतलब कि हमें यही दिखाया कि रैंचो हमेशा फर्स्ट आता है। अब ये दिखाने की क्या जरूरत थी? मतलब जिस हिसाब से वो आंसर दे रहा था, उस हिसाब से लगता नहीं है वो फर्स्ट आया होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ी क्रिएट लिबर्टी ली गई है। फर्स्ट मतलब कि पूरी की पूरी फिल्म ही इस बारे में थी कि मार्क्स डोंट मैटर, लेकिन फिर भी आप हीरो को टॉपर ही दिखा रहे हो, तो फिर थोड़ी रिलेटिविटी तो नहीं रहती। टॉपर दिखाने की जरूरत थी, ये दिखा सकते थे कि टॉपर ना होने के बावजूद भी, लेकिन हाँ वो भी इनडायरेक्टली दिखा दिया दैट मार्क्स डोंट मैटर, क्योंकि जो डिग्री थी वो तो रैंचो के नाम पे थी, और असली नाम तो आमिर खान का फुनसुक वांगडू होता है, जिस पास कोई डिग्री नहीं होती, डिग्री होती है रैंचो के पास। तो चलो, दैट इज समथिंग विच इज वेरी स्मार्ट प्लेड बाय राजू रानी। हाँ, तो फिर यहाँ पे बात आती है उसी के नेक्स्ट सीन में, जब हम रैंचो को पहली बार इंटरेक्ट करते टीचर्स से देखते हैं। अब यहाँ पे हमें मेरे को लगता है यार कि भाई एक बहुत ही चीज बेकार गई कि भाई उसका जो एक्सप्लेनेशन था व्हाट इज मशीन। अब एक इंजीनियरिंग लेवल स्टूडेंट ऐसी बचकानी डेफिनेशन दे रहा है, ये तो मेरे को किसी भी एंगल से नहीं लगता कि भाई वो इतनी बचकानी डेफिनेशन कोई भी देगा। थोड़ा बहुत वो इलेबोरेट कर सकता था, लेकिन हाँ, उसका एक ही मोटिव लग रहा था, हैकलर बनना। मतलब कि वो बस लोगों को कुछ बोल बोल के ऐसे हंसा रहा था, क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। मैं बोल रहा हूँ कि वो पूरा का पूरा करेक्टर बहुत ज्यादा अनोइंग था, क्योंकि भाई पूरी फिल्म में वो सिर्फ टीचर्स के पीछे पड़ा है और बेफालतू में चतुर की स्पीच बदल दी, और पता नहीं बेफालतू में लगता है, वो बहुत ज्यादा अननेसेसरी लगता है, जस्ट बिकॉज कि आपके मूल्य सिद्धांतों को फॉलो नहीं करता। लेकिन उसकी अपनी लाइफ है, उसको जाने दो, जैसा वो जीता जीने दो। लेकिन फिर भी उसने कई सारे ऐसे कांड किए, मतलब कि पूरी फिल्म में आमिर खान कई बार लोगों को परेशान करता है, वो भी बेफालतू में। ला लेना देना, सुहास इज द वर्स्ट ऑफेंडर। कभी उसके जूते पे चटनी गिरा देता है, कभी उसकी मंगेतर लेके भाग जाता है, और कभी उसको गधा बोल देता है, और कभी उसकी मंगेतरों के खिलाफ भड़काता है। सुहास, वीरू सहस्त्र बुद्धे चोरी करता है। मतलब उसने पेपर सेट किया होता है, वो लोग लिटरली चोरी करने जाते हैं। उसके बाद वीरू सहस्त्र बुद्धे को बेफालतू में मर्डर का इल्जाम लगा देता है कि भाई वो सुसाइड नहीं मर्डर था। भाई कैसे है भाई? उसके फैमिली प्रेशर है और कोई प्रेशर नहीं ले पा रहा है। अरे, तो फिर मैं बोलता हूँ कि वही सारे ऐसे छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए वैसे इंसान को इन बातों में। और जो जॉय लोबो का पूरा कैरेक्टर आर्क था, वो पूरी तरह से अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं हुआ कि क्या प्रॉब्लम थी, कि उसे क्या दिक्कत थी कि उसने ऐसा किया, और डायरेक्टली आमिर खान को भिड़ते हुए दिखा दिया पहली बार ही। अब मैं बोलूंगा कि थोड़ा बहुत यहाँ पे थोड़ा बैलेंस अप्रोच रख सकते थे, लेकिन पूरे एजुकेशन सिस्टम को दोष देना, मतलब कि पूरे अगर जाएं तो पूरी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा गहरी प्रॉब्लम है, क्योंकि भाई जो एजुकेशन सिस्टम ही है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था।
और ब्रिटिशर्स ने ऐसी मेंटालिटी वाली एजुकेशन सिस्टम बनाई जो स्लेव्स पैदा करे, ना कि एंटरप्रेन्योर्स। तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स पैदा करने के लिए लोगों की सोच बदलनी पड़ेगी। एक अकेले प्रोफेसर को जिम्मेदारी दे के कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे वो पूरी, मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे जो रैंजो का एक्सप्रेशन था कि वो प्रेशर प्रेशर नहीं ले पाया क्योंकि कांस्टेंट मार्क्स का प्रेशर है, जॉब का प्रेशर है और ये सारी बातें हैं। मुझे लगता है कि नहीं यार, आपको थोड़ा बहुत अभी स्ट्रांग रहना चाहिए, बहुत ज्यादा अपने दिल को इतना स्ट्रांग रहना चाहिए कि कोई भी एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स आपको तोड़ ना पाए। मतलब कि आए दिन कितनी सारे छोटी मोटी चीजें होती रहती लाइफ में, लेकिन उसको इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए जहां तक मेरे को लगता है। मतलब 3 बार राजू रानी ने यहाँ पे अपनी सुसाइड को इस्तेमाल किया है। पहली बात तो राजू रानी ने जॉय लोगो कैरेक्टर के इस्तेमाल किया है। दूसरी बार ये अटेम्प्ट करता है अपना, क्या नाम है, सरमन जोशी का कैरेक्टर, जब उसके पास 2 चॉइस होती है, या तो वो रैंचो को स्कूल से निकलवा दे, अपने कॉलेज से निकाल दे, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुछ ऐसा था, इंपीरियल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कुछ ऐसा था कॉलेज का नाम, उससे रैंचो को रस्टिकेट करवा दे, या तो खुद रस्टिकेट हो जाए क्योंकि उन लोगों ने दारू के नशे में काफी कुछ गड़बड़ की होती है। और बस ये बात थी एक तो, और फिर वो वहां पे एज ऑलवेज वहां से बिल्डिंग से कूद जाता है। लेट्स टॉक अबाउट द म्यूजिक ऑफ द फिल्म। मतलब कि हर एक गाना इज एक से बढ़कर एक, यानी कि जूपी डूबी और जाने नहीं देंगे तुझे, यार हमारा था वो, और ऑल इज वेल, सारे के सारे एक से बढ़कर एक। और राजू हिरानी ने अपनी स्ट्रेंथ को यूज किया है। मतलब पूरी फिल्म में हमें कहीं ना कहीं यार हमारा था वो इसका ओटीएस सुनने को मिलता है। कभी जूबी डूबी का ओटीएस चलता है, कोई कॉमिक सीन है तो जूबी डूबी का ओटीएस, और अपना जो भी रोमांटिक सीन है जो पिया और अपने रैंजो के बीच में है तो जूबी डूबी का एक रोमांटिक रेंडिशन। और उसके बाद मतलब सारे गाने एक से बढ़कर एक। और जब कोई इमोशनल सीन आता है तो फिर हाँ, थोड़ी ओवर ड्रामेटिक यहाँ पे एडिटिंग देखने को मिलती है कि भाई जब फरहान और उसके डैड कन्फ्रंटेशन होता है, फाइनल कन्फ्रंटेशन जहाँ पे बोलता है फरहान के डैड, जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, बन जा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। तो फिर तब वो ऐसे पूरा एकदम आलाप ले लग जाती है एक औरत, तो वो थोड़ा सा टीवी सीरियल लाइफ चली जाती है। और ये आपको मिलेगी, आपको ये अपनी मुन्ना भाई की सीरीज में भी ये सब चीजें देखने को मिलेगी। जब इमोशनल सीन आता है तो वैसे ऐसा आवाज शुरू हो जाती है, एकदम आलाप शुरू हो जाता है एक लड़का का या आदमी का या फिर एक लड़की का। तो वो चीज तो आपको देखने को मिलेगी, थोड़ा वहाँ पे ओल्ड टीवी सीरियल टाइप लगता है। लेकिन ओवरऑल इस मूवी का पॉप कल्चर में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। यानी कि अगर आपने थ्री इडियट्स नहीं देखे लेकिन उसके इतने रेफरेंसेस सुन लिए हैं, कहीं ना कहीं उसकी बात होती है। जैसे कि मेरी फेवरेट सीरीज कोटा फैक्ट्री के सीजन 1 में भी वो बोलता है कि सिर्फ आईआईटी में रैंचो जाते हैं, चतुर जाते, तो वो भी बोलता है। बहुत सारे स्पूफ भी बन चुके हैं। और मतलब ये काफी रेवोल्यूशनरी मूवी थी पॉप कल्चर के मामले में। और मैंने भी ये बात नोटिस करी है कि मूवी, किसी ने कोई मूवी देखी ना हो, थ्री इडियट्स तो सबने देखी। मतलब कि एक ऐसी मूवी है जो सबने देखी है, खास करके मेरी एज ग्रुप के लोग जो अभी 2009 के टाइम पे, 2009 10 11 12 ऐसे तब बचपन में एकदम केयरफ्री रहते थे और टीवी चलता था टीवी। मतलब कि 2009-10 में तो मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, इंटरनेट कुछ भी नहीं था, सिर्फ टेलीविजन सेट थे और टेलीविजन सेट पे चिपक के देखते थे मूवीज, कार्टून शोज। तो टाइम कुछ और था, मतलब कि हर एपिसोड के लिए वेट करना। और आज बिंज का जमाना है, तो ये मतलब कि सिर्फ 10-15 सालों में इतना डिफरेंस आ चुका है। और हाँ, ये बात मैं बोल सकता हूँ कि अगर आज ये मूवी रिलीज होती तो काफी ज्यादा स्क्रूटनाइज की जाती, क्योंकि भाई सच में इसमें इलॉजिकल सीन से लेके थोड़ी बहुत प्रॉब्लमैटिक थीम्स, और प्रॉब्लमैटिक से याद आया द फेमस स्पीच सीक्वेंस। अब हाँ, अब मैं भी एक राइटर हूँ और मैं भी 2-4 फिल्में अभी लिखता हूँ और किसी को कुछ सुनाता हूँ तो बोलते हैं ये प्रॉब्लमैटिक है, ये हटा दो, वो हटा दो। और किसी फीमेल को सुनाता हूँ, मतलब कि राजू हिरानी ने ये पूरा सीन कंसीव कैसे किया होगा कि भाई उन्होंने चमत्कार को कर दिया बलात्कार, और ये सारी चीजें की स्तन धन को कर दिया स्तन, और ये सब जो उन्होंने पूरी स्पीच में छेड़छानी करी थी। और लोग इससे अफेंड भी हो जाते हैं और फेमिनिस्ट
तो पर्टिकुलरली लिखा जाए कि सिर्फ उस सीन को, जो चतुर की स्पीच थी, तो वो सीन प्रॉब्लमैटिक है भाई, बिल्कुल है। लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट हमें पहले मिल जाता है कि भाई उन्होंने सिर्फ वहां पे वर्ड के लिए खेला है, कि उन्होंने बस एक वर्ड को चेंज कर दिया है, उससे पूरे सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पे राजू रानी ने अपने एडिटर वाला दिमाग लगाया, और राजू रानी एक अच्छे एडिटर हैं, तो वो इसकी निशानी है। मैं बोलूंगा कि भाई उन्होंने एक वर्ड चेंज कर दिया, या फिर थोड़ा एडिटिंग में भी ऐसा होता है कि अगर आप आगे के एक सीक्वेंस चल रहा है A B C, अब आप ए की जगह सी लगा दो, सी की जगह बी लगा दो, तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। और वैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे राजू रानी का इंटेंशन उस पे नहीं था, वो जो सेंटेंसेस बोल रहा है उस पे फोकस नहीं था, फोकस ये था कि वो बोलना क्या चाह रहा है और कम्युनिकेट क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, वो सीन भी, पहली बात तो कि भाई उसकी कमजोर है, और कौन स्पीच समझ के जाता है, मतलब कौन स्पीच, मतलब बहुत मैक्सिमम टाइम पे ऐसी कॉलेज वगैरह की स्पीच होती है तो भाई याद ही करते हैं, रट्टा ही मारते हैं। स्पीच के टाइम पे तो भाई नहीं यार, तब तो कोई मन से नहीं बोल रहा होता, मतलब कि पॉलिटिशियंस भी एकदम अच्छे से याद करके जाते हैं स्पीच। और दूसरी बात कि भाई चतुर का कॉन्फिडेंस अलग लेवल का, मतलब कि उसने स्पीच बोलना शुरू किया और सब हंस रहे हैं, मतलब सब। और उसे सामने दिख रहा है कि अनकंफर्टेबल है, उसके ट्रस्टी भी बैठे हुए हैं और अपने डीन भी बैठे हुए हैं, वायरस यानी कि वीर शास्त्र बुद्धे, तो बुद्धे बैठे हुए हैं, वो ट्रस्टी बैठे हुए हैं। फिर वो पहले बुद्धे पे थोड़े बहुत जोक्स मारता है, चमत्कार का वो कुछ कर देता है शब्द का, फिर वो धन का कुछ स्तन कर देता है, और फिर वहां पे वो जा रहे हैं वहां छोड़ के, और फिर भी बंदा नहीं रुकता जब तक वीरो सहस्त्र बुद्धे खुद स्टेज पे चढ़ के उसके टपली नहीं बचाते, तब तक वो नहीं रुकता। तो मतलब कि वो बंदे का कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का था। ही वॉज नॉट एबल टू रीड द रूम, मतलब कि मैं उसकी जगह होता, तो मैं तो पहली लाइन पे रुक जाता कि भाई मैं क्या कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या, सबका रिस्पॉन्स ऐसा अलग अजीब क्यों आ रहा है। भले आपको लैंग्वेज ना पता हो तो, लेकिन आपको ये तो पता चलेगा कि ये आप एक स्पीच दे रहे हो, मतलब एक प्रोफेशनल कॉन्डक्ट, एक फॉर्मल स्पीच दे रहे हो, तो जिसको आराम से बैठ के लोग सुनेंगे, ना कि आपकी बात पे एकदम बंदरों की तरह हंसेंगे। तो फिर वो चीज भी लॉजिकल लगती नहीं है। और भाई ट्रस्टी को ऑफेंड कर दिया उस बंदे ने, तो इस बात की कोई जांच पड़ताल भी नहीं हुई कि भाई कैसे वहां पे रैंचो और अपना ये फरहान जिम्मेदार थे, तो उनको कोई पनिशमेंट भी नहीं मिली उनको, वो बस ऐसे ही जाने दिया, उस बात को रफा दफा कर दिया। तो ये भी लॉजिकल नहीं लगता है। तो हाँ, जो बोलते हैं ना कि ये फिल्म एकदम परफेक्ट ही है, तो मैं तो नहीं मानता भाई, बिल्कुल भी नहीं मानता ये मूवी परफेक्ट है। हाउ इज इट परफेक्ट, जब बेसिकली इस पूरी फिल्म में राजू को कभी कौन सी, मतलब रैंचो को कभी कॉन्सिक्वेंसी फेस ही नहीं करने पड़ते। अपने आमिर खान एक तरफा हर जगह, जब डिस्कशन हो रही है तो आमिर खान जीत रहे हैं, आमिर खान को जो कैरेक्टर है उसको बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया गया है। और इस बात का अंदाजा आमिर खान को था कि भाई ये बहुत ही कॉकी कैरेक्टर है, मतलब कि यार ये कॉकी कैरेक्टर है, और ये बंदा ऐसे जैसे लोगों को बार बार, टीचर्स को डिस्टर्ब करता है बीच में, बेचारे चतुरामलिंग की स्पीच बदल देता है और अपने सुहास को गधा बोल देता है, तो वो सारी चीजें करता है, तो इसे बहुत कॉगी लग रहा था। तो मैंने थोड़ा सा इसका परफॉर्मेंस में, अप्रोच में चेंज लाया, उसको थोड़ा क्यूरियस बनाया। लेकिन हाँ, ये स्क्रिप्ट लेवल पे ही ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा कॉकी, बहुत ज्यादा मेरे को लगा कि ये बहुत ज्यादा तंग करने वाला, बहुत ज्यादा दूर ऐसा रहने वाला, कि भाई इस बंदे से दूर रहो, ये बंदा तो बस सिर्फ खुद भी मरेगा, हमको भी मरवाएगा। और लिटरली तब तक हमको पता भी नहीं होता कि भाई उसको गरीब इंसान है, हमें लगता है कि भाई ये तो बंदा तो बहुत ही बड़े बाप का बेटा है और पूरे टाइम कॉलेज में मस्तियां करता रहता है, और हम तो रस्टिकेट हो जाएंगे। मतलब कि पूरी फिल्म में लिटरली फरहान राजू के घर पे लेटर जाता है, और वो लेटर वाला सीन भी बहुत ही ज्यादा, मतलब लोगों ने रील्स में देखी होगा कि भाई जब दोनों ऐसे टकराते हैं, दोनों ऐसे जो फ्रेम्स होते हैं, तो राजू रानी ने इस बात का ख्याल रखा है कि दोनों साइड पे कुछ ना कुछ गिरे। तो वहां पे एक बॉटल गिरती है, और यहाँ पे कुछ गिलास वगैरह गिरता है, और फिर ऐसे जब ऐसा लगता है कि इन दोनों पे, और डायलॉग भी ऐसा है कि हमारे घर पे एटम बॉम्ब फट गया, तो बॉम्ब फटने का इफेक्ट डालने के लिए वो दोनों की जगह पे कुछ गिराया हुआ गया है। और उसमें यही चीज होता है कि पहले तो दोनों एक ही चीज करते हैं कि वो लेटर जाके एक दूसरे बंदे को देते हैं हर दोनों सीन में, तो वहां पे दोनों सीन अलग जगह पे शूट हुए होंगे, अलग टाइम पे शूट हुए होंगे, लेकिन उनको ये बात राजू जाने को पता थी कि उसको कैसे रेट में कैसे दिखाना है, तो उन्होंने तब उस बात का ख्याल रखा। एंड दैट शोज द ब्रिलियंस ऑफ राजू हिरानी। अब मैं राजू हिरानी की बात करूं तो फिर भाई बहुत बढ़िया डायरेक्टर है, लेकिन हाँ, स्क्रिप्ट लेवल पे ये फिल्म एक परफेक्ट स्क्रिप्ट तो नहीं थी, क्योंकि इसका जो मेन कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा एक तरफा खेल रहा है, मतलब एक तरफा ही हर पारी उसके बाद में जा रही है। मतलब आप सोचो कि गेम खेल रहे हो और स्पोर्ट्स फिल्म है, तो फिर आपको तो
वो जो दिखाने वो ग्राफ दिखाने होते हैं कि भाई लाइफ में लो आ रहा है, हाई आ रहा है, तो इस बंदे के कैरेक्टर ग्राफ में कोई लो आता ही नहीं है, ये हमेशा से ये होता है और हमेशा इसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है, ये बात है। अब बात करें राजू हिरानी के सबसे फनी सीक्वेंस की, तो हाँ मेरे को स्पीच भी बढ़िया लगी, लेकिन स्पीच से ज्यादा मुझे वो सीन बढ़िया लगा जब पहली बार वो राजू के घर जाते हैं और वहां पे जो साउंड का बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज किया गया है, जो कलर ग्रेडिंग करी गई है, ब्लैक एंड व्हाइट पूरा का पूरा, और जो नरेशन आता है, तो भाई बहुत बहुत बढ़िया, मतलब मजा आ जाता है। वो सीन पे इतनी कॉमेडी होती है और मेरे को बहुत मजा आया पर्सनली। वो सीन देख के मुझे लगा कि भाई इसे बोलते हैं पीक कॉमेडी। वहां पे भी लेकिन एक चीज गलत कर दी, आपने दिखाया कि राजू की माँ एक स्कूल टीचर है, तो मतलब हाइजीन का थोड़ा तो ख्याल होगा। मतलब कौन ही ऐसा इतना डम कैरेक्टर होगा कि जिस बैलेंस से रोटियां बेच रहा है उसी बैलेंस से वो उसको खुजली कर रहा है, उस दोबारा रोटियां बेच रहा है। इतनी वो या तो वो बहुत ज्यादा अंधी थी या बहुत ज्यादा डम थी उसकी माँ, कि उसको पता भी नहीं चल रहा था कि वो रोटी कैसे बना रही है। और नहीं यार, वो बस ऐसा लगा कि डाल दिया, लेकिन हाँ ये कॉमेडी ऐसे की गई ताकि उसके आईक्यू नीचे गिरा दिया, तब जाके वो कॉमेडी वो सीन ऐसे आगे बढ़ा, तो वो भी एक थोड़ी सी दिक्कत मिल जाती है। फिर वेडिंग सीक्वेंस की बात करना चाहूंगा कि वेडिंग सीक्वेंस मुझे तो बिल्कुल उसके इंटेंशन सही लगे। मतलब कि उसका इंटेंशन ये नहीं था कि भाई सुहास से पिया को बचाना है, उसका इंटेंशन था कि भाई मैं तो सुहास का पत्ता काटूंगा और फिर मैं भी भाई बातचीत करके ब्लड ब्लड करके। लेकिन हाँ एंड में तो उसे पता था कि भाई ये एंड में तो मुझे इन सबसे कोई मिलना नहीं है, तो ये सब रिलेशन में बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ ये बात भी है कि यहाँ पे दो, लेकिन हाँ यार वो तरीका तो बिल्कुल भी सही नहीं था, जिस तरीके से वो इंटरफेयर करके बेफालतू में उसको जो गधा गधा दिखाया था उस कैरेक्टर को, सुहास को, तो वो पूरे लव इंटरेस्टिंग पूरा लव ट्रैक। अब उसका आप बोलोगे, कोई कमेंट में आके लिखेगा कि भाई वो लव ट्रैक तब काम आता है जब वो चाबी देती है ऑफिस की, तो चाबी तो वैसे मिल ही जाती है, मतलब वो नहीं देती, मिलीमीटर कैरेक्टर वो सब दे देता कोई, तो मतलब मिलीमीटर कैरेक्टर वहां पे दिखा देखते भी हैं कि जब राजू फरहान और अपने रैंचो देखते जा रहे होते हैं, मतलब पूरा पूरा एकदम चक्का जाम हुआ पड़ा है, सब कुछ बंद है, लेकिन फिर भी ये कैरेक्टर जा रहे हैं। मतलब अगर सारे ट्रांसपोर्ट बंद है तो फिर ये जा कहाँ रहे थे, मुझे तो ये भी समझ नहीं आया कि ये तीनों जा कहाँ रहे थे। तो तब उस सीन में हमें देखा जाता है कि मिलीमीटर उनके पीछे भी चल रहा होता है, तो राजू बोलता है, और यहाँ पे पैरेलल भी सेट किया गया है, तो ये कहानी में बाद में पता जाता है कि जो रणछोड़ दास का कैरेक्टर है वो असली में जावेद जाफरी है, और इसका ये छोटे था, छोटे, और वो बंदा उसके वहां पे सर्वेंट था, और सर्वेंट था लेकिन वो पढ़ाई में बढ़िया था, तो फिर जावेद जाफरी की जगह ये सर्वेंट थी, जो छोटे था वही उसके यूनिफॉर्म पहन के उसकी क्लास में बैठता था और पढ़ाई वढ़ाई करता था। और तब फिर वहां से उस बंदे को उस बंदे को पकड़ा गया, फिर वहां पे वो उसकी आइडेंटिटी लेके पढ़ाई करने लगा, और फिर उसकी वजह से जावेद जाफरी के पास डिग्री है, लेकिन सिर्फ डिग्री है। जावेद जाफरी के पास सिर्फ डिग्री है लेकिन उसके पास नॉलेज नहीं है, एकदम गधा कैरेक्टर दिखाया उसको, बहुत ज्यादा गधा कैरेक्टर दिखाया। लेकिन कहीं ना कहीं उससे रैंचो का फायदा हो गया, मतलब कि फुनसुक वांगडू का फायदा हो गया कि भाई उसको पढ़ने को मिल गया, इतने बढ़िया एक्सपीरियंस करने को मिल गया। हाँ तो फिर आगे बढ़ते हैं और वो पूरे वेडिंग सीन में हम देखते हैं कि कैसे वो बंदा पहले जो उसको एडवाइस देता है, फिर पता चलता है कि भाई ये पिया है ऑलरेडी वायवीरू शास्त्र बुद्धे की बेटी है, तो वहां पे वो जाती है। फिर वो एक सीन आता है, एक बहुत परफेक्ट सीन आता है कि भाई एक फ्रेम है, फ्रेम में हम देखते हैं कि तीन कैरेक्टर्स हैं, अपने और अ, राजू फरहान और अपने रैंचो। तो ये तीन ऐसे भाई इतना भर भर के खाना, इतना भर भर के खाना लेते हैं, इतना भर भर के, मतलब पूरे एकदम एक दो तीन ऐसे लेवल बना के बहुत ज्यादा खाना लेते हैं। और फिर वहां से पीछे से वो आती है और वो देख के ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन देती है, और फिर वो बोलती है कि मेरे डैडी को भी आप समझा दोगे। और वो सीन में ब्लॉकिंग ऐसी कही गई है कि उसका पीओवी शॉट होता है करीना कपूर का, और वहां से हम दो देखते हैं, एक तीनों का फ्रेम होता है जिसमें से पहले फरहान होता है, यहाँ पे रैंचो होता है, और फिर एकदम एकदम मुस्कुराहट के साथ वहां पे आ जाता है अपना शर्मन जोशी। मतलब शर्मन जोशी भी भाई पूरा एकदम पूरा एकदम देख के एकदम खुश हो गया था शर्मन जोशी की, भाई फीमेल इंटरेक्शन हुआ है इतने दिनों बाद, वाह क्या बात है। तो शर्मन जोशी का पत्ता काट दिया लेकिन रैंचो ने, और फिर वहां से वो वायरस इन्वर्टर की शुरुआत होती है।
और ये बात मुझे कितनी ज्यादा अमेजिंग लगती है कि राजू रानी ने कैसे क्लाइमेक्स प्लान किया होगा। मतलब कि ये सीन हमें कई सारी फिल्मों में इसके बाद देखने को मिला, यानी कि एक फिल्म आई थी वेलकम टू कराची, उसमें भी ये सीन था और वो भी डायरेक्ट रेफरेंस था। फिर उसके एक ही साल बाद आई, मतलब ये 2009 में आई थी 24 दिसंबर, और उसके एक साल बाद अक्टूबर 2010 में आई थी रोबोट यानी एंथियान, रजनीकांत की मूवी। उसमें भी ये सीन था, मतलब ये और हाउस ऑफ ड्रैगन में तो है ही, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा डिस्कस्टिंग हो जाता है। लेकिन हाँ, तो ये सीन बिल्कुल अच्छा था क्योंकि यहाँ पे ये साबित करना था कि वीर सहस्त्र बुद्धे सही है या रैंचो सही है। और रैंचो को जिस तरीके से कंक्लूजन दिया कि वो कैसे सही था, वो जो इन्वर्टर लेके आता है और वो कैसे डिलीवरी करता है, उससे पता चल जाता है कि भाई उसके पास भले ही उसके पास वो ना हो, उसके पास एक्नॉलेजमेंट ना हो लोगों की, उसको कॉलेज से निकाल दिया गया हो, लेकिन उसके पास उसकी साइंस की पावर थी और उस साइंस की पावर से वो डिलीवरी करता है। विच वॉज मोर रियलिस्टिक भाई। सुपर 30 क्लाइमैक्स में क्या चल रहा था भाई, क्या चल रहा था, पूरी होम अलोन बनानी थी और भाई वो बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं था जो भी दिखाया सुपर 30 के लास्ट में। मतलब सेम ही चीज थी कि कैसे उनकी नॉलेज ने उनको, मतलब उनको उस सिचुएशन से बाहर निकाला। तो यहाँ पे सिचुएशन थी, सेम ही चीज थी सुपर 30 क्लाइमैक्स में भी। वो अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके गुंडों को हराते हैं और यहाँ पे अपना नॉलेज का इस्तेमाल करके ये मोना सिंह को मोना सिंह की डिलीवरी करता है। और मोना सिंह भाई, इसमें बड़े बड़े एक्टर्स भी हैं भाई जिसको कोई जानता नहीं तब। अली फैजल जो मिर्जापुर के बाद इतने पॉपुलर हुए, उसके बाद मोना सिंह, उसके बाद अली फैजल, मोना सिंह, और फिर बमन ईरानी भी एकदम एस्टैब्लिश हो गए फिर पूरी इंडस्ट्री में कि भाई बमन ईरानी बढ़िया एक्टर हैं। और ये विदु सहस्त्रबुद्धे का जो कैरेक्टरिस्टिक्स पकड़े थे भाई बमन ईरानी ने, और वो मेरे को लगता है कि ये पूरी की फिल्म में जो आइंस्टाइन वाला लुक था वो किसी कोई पर्पस ज्यादा सर्व नहीं कर रहा था। वो थोड़ा एक्सेंट्रिक कैरेक्टर था, लेकिन वो आइंस्टाइन वाला लुक पता नहीं, आई डोंट थिंक कि वो ज्यादा कहानी में पर्पस सर्व कर रहा था। लेकिन हाँ, एक आइडेंटिटी मिल जाती है कि भाई ये कैरेक्टर बबन यानी के दूसरे जो कैरेक्टर्स थे उससे अलग दिख रहा था। यहाँ पे यू कैन नोटिस दैट कि प्रियदर्शन भी अपनी फिल्म में परेश रावल को अलग अलग गेटअप्स देते हैं, तो इससे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मतलब कि मेरे को लगता है कि पवन ईरानी फिर कभी वैसा कैरेक्टर वापस किया होगा जिसकी ऐसे बाल थे, ऐसे बोलने का स्टाइल था। तो बमन ईरानी के लिए भी काफी नया एक्सपीरियंस था ये पूरी फिल्म में। और उसके बाद मेरे को लगता नहीं है कि मुन्ना भाई और उसके बाद थ्री इडियट्स, उसके बाद जो कभी भी राजू रानी ने इस लेवल पे, इस कैलिबर पे बमन ईरानी को इस्तेमाल नहीं किया। डंकी में भी कैरेक्टर इतना खास नहीं था। डंकी, उसके बाद एक और मूवी पहले मूवी थी संजू, उसमें भी तो 2 मिनट का कैमियो था। और उससे पहले मूवी थी पीके, उसमें भी एकदम न्यूज रिपोर्टर का इतना कोई खास रोल नहीं था। लेकिन हाँ, इन दोनों मूवीज में अपनी मुन्ना मुन्ना भाई और ये थ्री इडियट्स, इसमें बबन ईरानी का कैलिबर अलग ही लेवल का था। और बबन ईरानी तो बहुत ही अच्छे एक्टर भी हैं। शर्मन जोशी ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया मतलब। और चलो फिर वापस वहां से आते हैं और फिर वहां पे हम देखते हैं कि वो वेडिंग होने के बाद वो पहले बुलाते हैं फिर अपने राजू और फरहान को। अब यहाँ पे वो रैंचो को कभी ऑफिस में नहीं बुलाते, मतलब रैंचो तो डायरेक्टली खुद ऑफिस में जाके लड़के आता है, मतलब खुद डीन को कुछ भी बोल देता है और भाई बच भी जाता है। भाई डीन के सामने उनको, भाई उनकी डिसरिस्पेक्ट कर दी, फिर उनको मर्डर बोल दिया, और उसके बाद डीन के सामने ही वो स्पीच चेंज कर दी, फिर भी डीन कुछ नहीं कर पाया। तो ये तो मुझे लगता नहीं था कि भाई डीन को ज्यादा ही लीनियंट था अपने रैंचो पे। और फिर वो बुलाता है, वो बोलता है कि भाई डिवाइड एंड रूल करते हैं, मतलब उसको आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं रैंचो को। उसके सारे दोस्त उसको छोड़ देते हैं, मतलब कि बेसिकली अपना राजू छोड़ देता है। राजू जाता है सीधा साइलेंसर के रूम में, और साइलेंसर के रूम में तब तक वो रिजल्ट वाला सीन आया नहीं होता। तब तक लगता है कि भाई साइलेंसर ही पास करेगा, टॉप करेगा, टॉप करेगा, टॉप। मुझे भी लगता है कि भाई साइलेंसर यानी कि अपना चतुर रामलिंगम का कैरेक्टर ही फर्स्ट आना चाहिए। भाई ऐसे ही लोग टॉपर रहते हैं, ऐसे ही थोड़े सेल्फिश लोग टॉपर रहते हैं। ये बात मतलब बहुत ज्यादा, मतलब कोई भी बच्चा बच्चा बता देगा कि भाई टॉपर्स लोग कितने सेल्फिश होते हैं।
उनकी सेल्फिशनेस भी हद पार हो जाती है भाई कभी कभी तो। और ये बात वो उसमें भी देखने कोटा फैक्ट्री में भी बोली गई थी कि भाई टॉपर्स लोग वेरी सेल्फिश, बहुत ज्यादा सेल्फिश होते हैं। हाँ लेकिन यहाँ पे जो टॉपर है वो अपना रैंचो है, इसलिए मेरा रैंचो कैरेक्टर मुझे समझ बिल्कुल भी नहीं आता कि भाई रियलिस्टिक तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब बंदा टॉप भी कर रहा है, विच वॉज नॉट द पॉइंट ऑफ द फिल्म, लेकिन कोई बात नहीं। वो कॉमेडी सीन भी यहाँ पे मिल जाता है ना कि भाई एवरीबॉडी इज, अच्छा वो सीन भी आता है जहाँ पे ना एवरीबडी इज प्रेइंग टू गॉड, कोई बंदा नाग देवता की पूजा कर रहा है और अपना राजू अपने पूरा फ्रेम भरा हुआ है भगवानों की फोटो से उसके रूम में, और वो पूजा कर रहा है, बोला कि केमिस्ट मालिया। वही शॉट आता है कि भाई एक शॉट में हम देखते हैं कि भाई वो बंदा सो रहा है, रैंचो बंदा सो रहा है, और वहां पे सीधा शॉट आता है कैमरा उस पे अपने राजू पे, और राजू मन लगेगा पढ़ाई कर रहा है, मतलब मन लगा के वो भक्ति कर रहा है मतलब भगवान की, मतलब भाई 100 रुपये महीना चढ़ाऊंगा पास कर देना। और बिल्कुल ये सीक्वेंस डिट्टो उठा के उन्होंने पीके में डाल दिया, बताओ। मतलब दैट इज, मैं बोलूंगा कि इसे बोलते हैं रीयूज, जो राजू हिरानी ने किया, मतलब ये सीन वही डाल दिया, सेम सिचुएशन कि भाई एक भगवान की मूर्ति उस पे लगा दिया, मतलब भगवान की मूर्ति पत्थर भी पत्थर था, और वहां पे वो सब सिक्के विक्के डाल दिए, और जितने भी स्टूडेंट्स है सब जाके प्रे कर रहे भगवान को। थोड़ा तो मतलब ओवर एग्जैजरेटिंग था ही, लेकिन वो सीक्वेंस में फनी था बहुत ज्यादा। और फिर वो डायलॉग लेजेंडरी आता है, अगर हम फेल हो जाते, दोस्त फेल हो जाता हमारे साथ, तो बहुत दुख होता, लेकिन अगर हम लास्ट आते और दोस्त एकदम फर्स्ट और साथ आता, तो ज्यादा दुख होता, मतलब ये लेजेंडरी डायलॉग था। और फिर बोलते हैं कि और हमारे से और लोग भी दुखी थे, मतलब हमसे ज्यादा 2 लोग और दुखी थे। फिर वहां पे फ्रेम आता है चतुर रामलिंगम और वीरू सहस्त्र बुद्धे, दोनों का शक्ल उतरी हुई है। और वहां पे इंटरेस्टिंगली एक पैटर्न नोटिस करेंगे कि भाई वो फोटो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जब वो अपने ईयर एंड पे जो फोटो लेते हैं अपने प्रोफेसर के साथ, और जहाँ पे राजू और अपने फरहान एकदम पीछे रहते हैं, वहां पे हम देखोगे कि भाई अपना रैंचो का जो शर्ट है वो पूरा का पूरा, मतलब उसने टी शर्ट पहन रखी है और बाकी सब ने शर्ट पहन रखी है, मतलब वो पूरा फ्रेम ही देखो ना, वीर शास्त्र बुद्ध ने कोट लगा रखा है, कोट वगैरह, और पीछे पूरे के पूरे शर्ट वगैरह में है, और जो लड़कियां वो सलवार सूट में है, लेकिन अपना रैंचो ही है जो टी शर्ट में है। मतलब ये बहुत अच्छा विजुअल एकदम इंडिकेशन था कि रैंचो इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, और वो भीड़ का पार्ट नहीं है। तो ये बात भी एक अच्छी विजुअल रेपिटेशन थी, जो मैंने कई मतलब कि कभी नोटिस ही नहीं करी, अब जाके नोटिस कर रहा हूँ। और फिर वो सीक्वेंस आता है जहाँ पे वो बोलती है कि तुम्हारे पापा गधे को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, गधे की फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और ये पूरा का पूरा सीक्वेंस आता है जहाँ पे सुहास 4 लाख की घड़ी वो गिफ्ट करता है पिया को, 4 लाख की। अब सुहास की मेंटालिटी कैसी थी कि भाई वो अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसी सस्ती घड़ी पहनते, तो वो तो गलत ही था, जज तो नहीं करना चाहिए किसी के कपड़ों पे, किसी के एक्सपेंसेस पे, किसी के पैसे पे, किसी चीज पे जज नहीं करना चाहिए, ये तो बहुत ही ज्यादा स्टूपिड है। सुहास की ऐसे उसको बैलेंस कर दिया, लेकिन सुहास इतना भी बुरा कैरेक्टर नहीं था। अगर कोई किसी पे पैसे खर्च कर रहा है, अगर कोई किसी को किसी चीज को लेके पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्राइस टैग हो गया, वो बुरा हो गया। और जिस तरीके से राजू उसको गधा बोलता है, और वो तो बिल्कुल इलॉजिकल, पहले भी बोला चुका है कितना इलॉजिकल है कि भाई इंजीनियरिंग करी, फिर एमबीए किया, फिर विदेश में जाके बैंक में नौकरी कर रहा है। अबे तो बैंक में नौकरी करनी तो इंजीनियरिंग क्यों किया? अरे ये तो बहुत ही ज्यादा स्टूपिड है। मतलब कि इतने इंजीनियर हैं जो तो यूट्यूब में बन गए, यूट्यूबर से एक्टर बन गए इंजीनियर्स, बहुत सारा करियर ट्रांजिशन होते हैं। तो ये तो सब पे डिपेंड करता है, जिसको कोई करना है करना है। इसमें उसे गधा बोलना इज नॉट एट ऑल कूल, आई डोंट थिंक सो कूल था या कुछ भी था। और फिर वहां पे वो सीक्वेंस आता है जहाँ पे वो स्कूटी में उसके डैड को लेके जाते हैं, और फिर वहां पे भी जुबी पीछे बज रहा था, जुबी, और वो मैं बोल तो रहा हूँ कि भाई म्यूजिक इतना बढ़िया है कि राजू रानी को लगा कि भाई इस म्यूजिक को पीछे ओटीएस में यूज करते हैं। मतलब नोलन जो होता है वो ओटीएस यूज करता है, और ओटीएस की आपको मिल जाएगी, आप सर्च करो, आप इंटरस्टेलर ओटीएस सर्च करोगे, या फिर आप प्रेस्टीज ओटीएस, या फिर आप इंसेप्शन ओटीएस, तो पूरी ओटीएस होती है, पूरी एल्बम होती है हांस जिमर के पूरे यूट्यूब पेज पे भरी पड़ी है। लेकिन हाँ, यहाँ पे बॉलीवुड डायरेक्टर्स क्या करते हैं, बॉलीवुड डायरेक्टर्स जो म्यूजिक के जो मेन सॉन्ग होते हैं
जो सॉन्ग्स होते हैं जिसकी मार्केटिंग, जिसके बढ़िया मार्केटिंग होती है, कैसेट सेल्स होती है, पहले के टाइम पे होती थी, उसका यूज करते हैं पीछे बैकग्राउंड में चलाने के लिए। हाँ, फिर वो सीक्वेंस आता है। लेकिन जो ये पिया और रैंचो की लव स्टोरी है, इस पे बात करूंगा मैं कि भाई बहुत ही ज्यादा अब्रप्ट, बहुत ही ज्यादा अब्रप्ट लगती है मुझे कि भाई दो सीन में आए। पहले सीन में वेडिंग का सीन, दूसरे सीन में उसे सीपी में रैंडमली चलते हुए मिल जाता है और बोलती है तुमने स्पीच चेंज करी थी। मतलब उसको पता है, पिया को पता है, जो वहां पे प्रेजेंट भी नहीं थी कॉलेज में, लेकिन वीरू सहस्त्र बुद्धे को बिल्कुल पता चला कि उसने स्पीच चेंज करी थी, उसने कुछ एक्शन भी लिया रैंचो के खिलाफ। वाह। दूसरे सीक्वेंस में उसको पता चल जाता है कि भाई ही इज द वन, क्योंकि वो अपने दोस्तों का दोस्त है, यारों का यार है, और वो मेरी माँ की वो पहचान गया, मुझे इतने अच्छे से जानता है कि भाई उसने पहचान लिया कि पूरी शादी में दुल्हन की बहन सज धज के बैठी है, लेकिन उसके हाथ में घड़ी पुरानी, यानी कि उसके माँ की घड़ी होगी। और फिर वो उसको हंसाता भी है, विटी भी है, और उसका नजरिया भी डिफरेंट है। तो फिर वहां पे फिर शुरू हो जाता है गुनगुनाती है हवाएं। मतलब वहां से, मतलब मेरे को लगता है वो पिक्चराइजेशन काफी ज्यादा बढ़िया है, काफी ज्यादा। क्योंकि भाई कॉन्सेप्ट क्या है कि वो वेडिंग की फोटोज देख रही होती है और वहां पे उसको फोटो दिखती है राजू, फरहान और अपने रैंचो की। तो रैंचो की फोटो एकदम, रैंचो वो फोटो के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाती है, पूरा स्टिल फ्रेम होता है, सब कुछ जैसे फोटो के अंदर है वैसे रहते हैं। और फिर वो दोनों वहां पे डांस वांस कर रहे होते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया था। ऐसा कॉन्सेप्ट पे बनी थी मूवी 8x10 तस्वीर। ये बहुत ही बढ़िया मूवी है अक्षय कुमार की, जो उस टाइम पे बहुत एक्सपेरिमेंटल थी कि भाई अक्षय कुमार एक तस्वीर को देख के उसमें ट्रांसपोर्ट हो जाता था, और ट्रांसपोर्ट होके उसको पता चल जाता कि एक्चुअल में क्या हुआ था, तस्वीर में हुआ क्या था। तो बेसिकली वो एक्सपीरियंस को रिलीव कर रहा था। और इसी इसी कॉन्सेप्ट पे लिंक क्लिक ये एनिमे बना था, वो भी काफी बढ़िया है मतलब। लेकिन हाँ, तस्वीर पता नहीं कब आई थी, मेरे को लगता नहीं है कि ये तस्वीर से ये इंस्पायर्ड थी, या ये इस गाने से ये तस्वीर इंस्पायर्ड थी, पता नहीं। लेकिन हाँ, ये पूरा गाना सब बड़ा बढ़िया था, मतलब सुनने में भी अच्छा लगता है। उसमें ट्रिब्यूट भी दिया गया है, मतलब वो डायलॉग था ना कि ये सब फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता। नहीं, बोलते हैं कि गधों से प्यार करोगी तो नहीं होगा, इंसानों से प्यार करोगी तो होगा। तो फिर वो पूरा फिल्मों की तरह ही फिल्मों को ट्रिब्यूट दिया गया है, जितने भी पुराने राज कपूर और महमूद और ये सारे जो बढ़िया डांस वांस स्टेप्स थे, तो उसको रिक्रिएट किया गया है, तो वो भी बढ़िया था। और उन वैसे ही सेट्स वेट्स लगाए गए हैं, तो वो गाना बहुत बढ़िया था जुबिडुबी। लेकिन इसका मतलब पता नहीं चला, जुबिडुबी जुबिडुबी पंपा, रा जुबिडुबी परंपा, जुबिडुबी नाचे पागल स्क्रीन, पता नहीं। आई डोंट अंडरस्टैंड द लिरिक्स, नो, नेवर। फिर नेक्स्ट सीक्वेंस आता है जब हमें ये पता चलता है कि भाई अब पूरी फिल्म में पिया पिया नहीं दिखती, नो पिया। अच्छा हाँ, दिखती है जुबी डूबी के बाद। वो वहां पे वो आती है उनको बताने की भाई उसके एग्जाम दिन चले जाओ। फिर एग्जाम दिन जाते हैं लेकिन लेट हो जाते हैं, और फिर वो आता है, आप हमें जानते हैं, आप जानते हो हमारे बाप कौन है, हमारा रोल नंबर क्या है। तो बोले प्राइम मिनिस्टर का बेटे होंगी तो भी नहीं लेंगी। वो बहुत ही हिलेरियस सीक्वेंस था, बहुत ज्यादा हिलेरियस। और वो एकदम एक तरह वो जो तंज भी कसते हैं कि भाई ये बहुत बोलते हैं ना कि आप मेरे इसको जानते हैं, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, तो उसको भी एक तंज मार दिया। मुझे लगा कि भाई ये जेनरिक तो नहीं हो गया कि आप जानते हैं मैं कौन हूँ, मैं इसका बेटा हूँ, उसका बेटा पेपर लेना पड़ेगा। लेकिन फिर उसने जो तिकड़म लगाई, ऑफकोर्स ये जो चीजें हैं ये कैरेक्टरिस्टिक थे रैंचो के। और फिर जब 10 साल बाद हम देखते हैं कि भाई फरहान और राजू ये सब कर रहे हैं, तो हमें लगता है भाई दिस इज रैंचो, पिया का प्लॉट। फिर हमें सिर्फ एक बार दिखता है जब वो चाबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो चाबी जाके देती है सीधा वो रैंचो को चाबी लाके देती है। और ये बात उसे पता चलती है कि राजू को स्पेसिफिकली फेल करने के लिए वायरस ने पेपर सेट किया है। तो यहाँ पे राजू का फेल होना इज नेक्स्ट टू अन इम्पॉसिबल, यानी कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि राजू फेल हो सकता है। तो अपने दोस्त को बचाने के लिए वो पेपर छुड़ाते हैं, और तब पिया काम आती है, और तब उनकी कॉन्वर्सेशन भी होती है। और ये इंटरकटिंग भी बढ़िया है कि जैसे वो कॉन्वर्सेशन होती है शादी की, और रैंचो बोलता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तभी पिया को दिखाया जाता है कि वो किससे शादी कर रही है। भाई मेरे को समझ नहीं आया
किससे शादी कर रही होती है? वो शादी कर रही होती है सुहास से। अब यहाँ पे पिया को तो पता नहीं, लेकिन सुहास इज ऑलरेडी उसके मुंह से इतनी सारी बातें सुन चुका है, खरी खोटी सुना चुकी है पिया को। वाई सुहास इज मैरिंग पिया? वाई? आई डोंट अंडरस्टैंड। मतलब कि भाई सुहास 4 लाख की घड़ी देता है गिफ्ट में, 1.5 लाख का सूट, 300 डॉलर के शूज, वो बंदा को कोई भी मिल जाएगी, पिया से ही क्यों शादी करना चाहता है? तो ये तो पता नहीं, वो वहां पे वो किसी और को नहीं दिखा सकते, तो उसने सुहास को दिखा दिया वो कॉल बैक के लिए, लेकिन सुहास का वहां पे होना सेंस नहीं बनाता है। मतलब कि पिया मूव ऑन नहीं किया, चलो अजम्पशन सही है, ये अजम्पशन सही है कि पिया ने मूव ऑन नहीं किया, लेकिन ये अजम्पशन कि उसने दोबारा सुहास से शादी करने वाली है, वाई? मे बी पेरेंटल प्रेशर, लेकिन फिर भी लॉजिकल नहीं लगता कि सुहास की पिया से शादी करेगा। तो उसको पता है पिया और रैंचो के बारे में, सब कुछ पता है उसको ऑलरेडी। लेकिन हाँ, यहाँ पे अच्छा मौका था अपने राजू के पास कि राजू पिया को ले जाए, लेकिन राजू तो ऑलरेडी मैरिड था। चलो, राजू का तो सपना सपना ही रह गया। लेकिन हाँ, फिर हमें वो सीन भी दिखाया जाता है जो मेरा फेवरेट सीन है, जो मुझे बहुत पसंद है। जब वो एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं, लेकिन आधे घंटे लेट हो जाते हैं, फिर वापस जब एग्जाम कंप्लीट करके वो देने जाते हैं, तो एग्जामिनर लेने से मना कर देता है। और वो ट्रोप पे खेलती है कि भाई कितनी बार देख चुके हैं कि भाई एक बड़े पॉलिटिशियन का बेटा बड़े बिजनेसमैन का बेटा बोलता है कि भाई आपको जानता है मैं कौन हूँ। और इस बहुत ही बढ़िया जोक है। तो उसको राजू रानी ने ट्विस्ट कर दिया थोड़ा सा कि भाई उसने फेंकते हैं, फिर वो ऐसा करते हैं और निकल जाते हैं, उसको पता नहीं चलता। यहाँ पे चलो मान लेते हैं कि भाई सीसीटीवी उस टाइम पे नहीं थे, सीसीटीवी होते तो क्या पता चल जाता, पता नहीं। चलो उसको तो वैसे छोड़ ही देते हैं। वो फिर रिजल्ट ही आ जाता है, रिजल्ट के बाद इंटरवल हो जाता है, और इंटरवल के बाद मेनली कहानी फोकस करती है जो अपना ये रैंचो को ढूंढने की जर्नी है। तो उसके बाद वो इनफेमस सीन भी तो आता है जहाँ पे वो कलश की अस्थियों को वो गटर में बहाने ही वाले होते हैं, तभी अपना रणछोड़ दास रोक देता है और बोलता है कि भाई ये छोटे था, मैं तो रणछोड़ दास ही हूँ। हाँ, तो वहां पे हमें ये पता चलता है कि भाई कितना इन्फ्लुएंस हो चुके हैं वो मतलब रैंचो से, जो फेक रैंचो होता है यानी आमिर खान के कैरेक्टर से। कि भाई जैसे आमिर खान टिकरी लगाता है, जैसे आमिर खान उसको मिलीमीटर को एडवाइस देता है कि भाई स्कूल जाने के लिए फीस लगती है, यूनिफॉर्म लगता है, यूनिफॉर्म जो यूनिफॉर्म चाहिए वो खरीद ले और उसके बाद किसी भी क्लास में जाके बैठता। मतलब कि कुछ तो बात ही उसमें, मतलब इतनी अच्छे तरीके से अपनी फिल्म मेकिंग से बेवकूफ बनाता था कि पता भी नहीं चलता था। मतलब लोगों के पास तो इतनी अकल होगी भी नहीं, उन्हें पता होगा ही नहीं टीचर को कि उनकी क्लास में कौन सा बच्चा है कौन सा नहीं है। टीचर छोड़ो, बच्चे नहीं आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई ये बच्चा हमारी क्लास में नहीं है, ये बंदा अचानक से कौन बंदा हमारी क्लास में आके बैठ गया। हाँ, तो फिर ये चीज हमें वैसे आगे भी दिखाई जाती है जब वो एडवाइस कर रहा होता है कि भाई वो बंदा बिल्कुल भी मतलब एक क्लास से निकाल दूसरी क्लास में बैठ जाता है। और फिर हम देखते हैं विजुअल दी देखते हैं कि भाई ये बंदा सीनियर की क्लास में जाकर बैठा हुआ है, जो बंदा रैगिंग कर रहा होता है वो भी एक क्लास में बैठा हुआ होता है, और पीछे एक बंदा बोलता है देखो पीछे, और पीछे आप बैठ कर आराम से लेक्चर सुन रहा होता है। तो बंदा को फर्क नहीं पड़ता, किसी भी क्लास में जाके बैठो, किसी भी कोर्स में किसी भी क्लास में जाके बैठ जाओ, मजा आता है, उसको पढ़ने में मजा आता है। तो ये एक थोड़ा मेरे को अच्छी लगी कि भाई उसको इंट्रिग नेचर दिखाया है। और हाँ, यहाँ पे राजू ने बोला था कि हम ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे टेस्ट करने के टाइम पे कि अभी रैंचो फरहान राजू की कहानी चल रही है, फिर अचानक से जॉय लोबो की कहानी कहाँ शुरू हो जाती है। तो फिर उसके लिए एक डायलॉग डाल दिया बीच में कि मशीन से बड़ा प्यार था, जो मशीन मिल जाती वो खोल देता, कुछ बंद होती कुछ नहीं। और उसके बाद डायलॉग आता है एक और था उसके जैसा, जॉय लोबो, और फिर जॉय की कहानी शुरू होती है। तो वो एक डायलॉग से वो सीन को बीच में जोड़ दिया, तो ये बहुत अच्छा स्टिचिंग हुई। और इस फिल्म के बारे में बात करने में बहुत कुछ है। सबसे पहले तो सुसाइड को 3 बार लिटरली बोलते हैं। जब पहली बार तो अपना जॉय लोबो, तीसरी और दूसरी बार अपना ये लेकिन जब भी कोई सुसाइड होता है तो उससे कोई आगे कहानी बढ़ जाती है। तो पहले जो सुसाइड के बाद मतलब जॉय लोबो की सुसाइड के बाद पहली बार हमें कन्फ्रंटेशन दिखता है वीरू सहस्त्र बुद्धे और अपने रैंचो का। तो वहां पे वो भी बढ़िया सीन था।
उसके बाद दूसरी बार सुसाइड होता है, तो वहां पे कैरेक्टर डेवलपमेंट हो जाता है किसका, शर्मन जोशी कैरेक्टर का, राजू का। उसके बाद वो बहुत निडर हो जाता है। उसके बाद वो जॉब इंटरव्यू में भी बिल्कुल निडर होकर जॉब इंटरव्यू देता है। उसके बाद और उसी चेंज की वजह से उसकी जॉब लग भी जाती है। और तीसरी बार जो डेवलपमेंट होता है वो वीरू सहस्त्र बुद्धे का होता है, जब प्रिया कन्फ्रंट करती है वीरू को कि भाई आपने उसको इतना प्रेशर डाला, इसकी वजह से वो ट्रेन से गिर के अपनी जान दे दी। ये तो भाई पेरेंटल प्रेशर तो यार इतना ही, मतलब लोगों को पेरेंटल प्रेशर, टीचर्स का प्रेशर, मतलब वो तो इंडिया में इतना कॉमन हो चुका है ना कि भाई उस वो तो नई बात भी नहीं लगती, मतलब उस पे तो वो तो उस चीज को एड्रेस करती है फिल्म, बात सही है। लेकिन हाँ, ये ज्यादातर मेंटल पे जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो किसी भी चीज से जल्दी से निकल जाते हैं, लेकिन जो मेंटली वीक होते हैं तो उनके लिए तो मुश्किल होता ही है। तो ज्यादातर ये अपने ब्रेन पे डिपेंड करता है, वायरिंग में डिपेंड करता है कि भाई कोई कितना सह सकता है। चलो उन वो तीनों थोड़े कमजोर थे, मेंटली थोड़े कमजोर थे, वो इतना सहन नहीं कर पाए। तो फिर मेरे को लगता नहीं कि इसमें किसी को ये लाइन ही गलत है कि सुसाइड नहीं मर्डर था। भाई मर्डर कैसे, किसी को कोई कोई एक चीज बोले उसका कोई क्या मतलब निकाले, कोई क्या कर ले, पता नहीं चलता ना कुछ भी। और इससे बढ़िया बात करने से बढ़िया क्या हो सकता है, मतलब वो बंदे ने एक बार भी वीरू शास्त्र बुद्धे से बात करी, या फिर शर्मन जोशी ने अपने पेरेंट्स से बात करी, या फिर जॉय लोबो ने अपने पेरेंट्स से बात, ऐसा तो दिखाई नहीं जाता। और स्टार्टअप एक सीरीज है, स्टार्टअप, उसमें भी ये सेम सलाइन होती है, लेकिन फिर उसे बच जाता है। मतलब एक एक लड़का होता है, दो भाई दिखाए हैं, उसमें से जो बड़ा भाई होता है वो एक जाता है एक जगह पे फंडिंग लेने के लिए, लेकिन एक मेन जो फंड इन्वेस्टर होता है वो उसे रिजेक्ट कर देता है, और उसके बाद वो बंदा सुसाइड कर लेता है। और उसके बाद उसका जो भाई है वो आता है आगे, और फिर वो आके उससे बोलता है कि सुसाइड नहीं मर्डर था, तुमने मेरे भाई को मारा है। लेकिन फिर बाद में उसे पता चल जाता है कि उसके भाई गलत था, और वो बंदा इन्वेस्टर सही था कि उसने उसके भाई को सही रास्ता दिखाया, लेकिन उसके भाई ने मतलब डिप्रेशन में आके और थोड़े बहुत गलत बातें उधर उधर सुन के थोड़ा बहुत निराश हो गया और उसने ऐसा कदम उठाया। तो वो स्टार्टअप एक बढ़िया सीरीज है। और फिर मतलब बहुत ही बढ़िया बढ़िया सीक्वेंस है इस फिल्म में, बहुत ही ज्यादा बढ़िया बढ़िया सीक्वेंस, जैसे कि वो लोटा और कलश वाला सीक्वेंस, या फिर पूरी स्पीच जिसको देख के मैं बात कर ली है, और बहुत सारी चीजें पहले भी बात करी है। लेकिन दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल हाउ टू मेक अ मास कमर्शियल बॉलीवुड मूवी। इसमें भी सेंस नहीं है, इसमें भी लॉजिक नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छे से कनेक्ट करती है, बिकॉज राजू हिरानी नोज द सेंसिबिलिटीज। और पता नहीं फिर राजू हिरानी को क्या हुआ, पीके में, डंकी में और संजू में, मतलब इस लेवल का जो राजू हिरानी हमें देखने को मिला, जो मैडनेस, जो क्रिएटिविटी इस फिल्म में देखने को मिली, वो आगे की फिल्म में नहीं देखने मिली कॉन्जिक्यूटिवली। तो थ्री इडियट्स ने तो कमाल ही कर दिया, जॉनरा ही बेंडिंग थी उस टाइम पे। और उस टाइम पे ऐसी मूवीज कम थी, बहुत ज्यादा कम थी, बहुत ज्यादा। तो फिर ये अपने आप में ही स्टैंड आउट कर गई कि भाई सलमान खान की मूवीज अलग, थोड़ा अलग कॉर्पे को लेके चलती थी, मास कमर्शियल हीरो टिपिकल। शाहरुख खान थोड़ा रोमांटिक मूवीज करता था, तो सलमान खान, अक्षय कुमार थोड़ी एक्शन कॉमेडी मिला मिला के थोड़ा बहुत, और अजय देवगन और ये सारे सुपरस्टार्स, मतलब किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसे सब्जेक्ट पे मूवीज भी काम कर सकती हैं और इतना अच्छा। मतलब दैट वाज द मूवी जिसने 200 करोड़ की क्लब में एंट्री ली थी, मतलब 200 करोड़ मूवी ने कमाए थे, तो बड़ी बात थी उस टाइम पे। और आज भी बड़ी बात है कि भाई आजकल बॉलीवुड का हाथ बुरा चल रहा है। मतलब भूत बंगला 200 करोड़ कमा लिए, तो भाई पता नहीं कितना ही बड़ा काम कर लिया। 200 करोड़ भी गिर पड़ के पहुंची भूत बंगला, लेकिन फिर भी 200 करोड़ अब जाके कमाए हैं। तो मतलब स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, चलो। लेकिन रेवोल्यूशन तो लाई थी ये फिल्म, और उसके बाद लोगों का फिल्मों को देख के नजरिया बदला था। फिर लोग फिल्म से लेके लाइफ लेसन ले रहे थे, इससे लाइफ लेसन तो नहीं ले सकते। हाँ, वो सीन जब पहली बार रैंचो जाता है मिलने, ये तो बहुत ज्यादा फनी था। जो राजू के घर में जो भी होता वो बहुत ज्यादा फनी था, लेकिन जो मेन मुद्दा था वो था उसके घर पे, फरहान के घर पे। वो बोलते हैं कि एसी लगाया है हमने इसके लिए, ताकि ये सुकून से पढ़ सके। आज तक मैं स्कूटर चलाता हूँ और इसका पीछा छोड़ दीजिए। मतलब ये तो गिल्ट ट्रिप में डालना है, मतलब कि अगर वो बंदा उस बंदे को एसी दिया है, नहीं देते, क्यों बिगाड़ना क्यों है, नहीं देते एसी।
मतलब कि जब तक जरूरत ना हो तब तक ज्यादा बिगाड़ना नहीं चाहिए, ये बात भी सही है। लेकिन कहीं ना कहीं गिल्ट ट्रिप में डालना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। जो करना था वो किया, आपको अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके बलिदानों को, सेक्रीफाइसेस को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए ना कि भाई हमने किया क्योंकि हमारा बेटा है, पैदा भी हमने किया है, इसलिए हमने उसके एसी दिलाया, हमने उसकी एजुकेशन में पढ़ाई खर्च करी, पैसे खर्च किए, हमने अपनी मर्जी से किया, तो हमें दूसरे को गिल्ट ट्रिप में डालने की क्या जरूरत। ये कंपैरिजन कैसा कंपैरिजन है। अब जैसे पेरेंट्स है, इंडियन पेरेंट्स क्या बोलते हैं, इसका फलाने का बेटा देखो उसने क्या कर लिया, उस फलाने के बेटे ने उसका क्या कर लिया, उस फलाने के बेटे ने क्या कर लिया। कितना अजीब लगता है भाई, बिल्कुल बेकार लगता है मुझे तो, कि भाई आप किसी दूसरे की सरकमस्टेंसेस डिफरेंट होते हैं, उसकी परिस्थितियां डिफरेंट होती हैं, उसके इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं, वो कंप्लीटली डिफरेंट इंसान है। उसका और हमारा क्या कंपैरिजन, कंपैरिजन इज द किलर ऑफ जॉय। क्या, कितना अजीब लगेगा जब आप बोलोगे अपने पेरेंट्स को कि रतन टाटा, अनिल अंबानी, धीरू भाई अंबानी, वो देखो अपने बेटे के लिए क्या कर रहे हैं, शाहरुख खान अपने बेटे के लिए क्या कर रहा है, अक्षय कुमार अपने बेटे के लिए क्या कर रहा है, अमिताभ बच्चन अपने बेटे के लिए क्या कर रहे हैं, वो कैसे बाप है, आप कैसे बाप हो, नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं लगता। क्योंकि भाई हर किसी की अपनी जर्नी होती है, हर किसी के अपने सरकमस्टेंसेस होते हैं, अपने इंटरेस्ट होते हैं। अब अमिताभ बच्चन ने जो किया वो किया, उसकी वजह से उसके बेटे की जिंदगी बढ़ गई, उसके बेटे को जीवन में कभी कमाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने इतना कमा के रखा है। शाहरुख खान के बेटे को कमाने की जरूरत नहीं है, आमिर खान के बेटे को कमाने की जरूरत नहीं है, रतन टाटा का बेटा तो है ही नहीं, लेकिन रतन टाटा ने भी इतना, क्योंकि जनरेशन की जनरेशन आराम से, मतलब कि उन लोगों ने पर्सनालिटीज ऐसी हैं कि उन्होंने इतना कमाया है कि उनकी जनरेशन को अब उतना करने की जरूरत नहीं है जितना मेहनत उन लोगों ने करी है, उस लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है। और उस लेवल पे कुछ जा भी नहीं सकता भाई, उन्होंने एक ऐसा बार स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि आपने अमिताभ बच्चन के बेटे ने जो स्टैंडर्ड सेट किया या शाहरुख खान ने जो स्टैंडर्ड किया, अमिताभ बच्चन ने जो स्टैंडर्ड सेट किया है, शाहरुख खान ने जो स्टैंडर्ड सेट किया है, वो नहीं, उनके बेटे की बस की भी नहीं है, उनको एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं अचीव। क्योंकि भाई पहली बात तो ड्राइव नहीं है, नीड नहीं है, मतलब कि भाई क्यों, जब ऑलरेडी आपके पास इतना है कि अपनी पूरी जिंदगी आप आराम से बिता सकते हो, बिना सोचे, बिना पैसे की टेंशन लिए, तो क्यों आपको फिर इस रैट रेस में दौड़ना है। मतलब, तो मेरा यही पॉइंट था कि भाई बच्चों को भाई ये गिल्ट ट्रिप में डालना बंद करो पेरेंट्स। अगर आप कभी पेरेंट बनोगे तो आप सोचो यार, गिल्ट ट्रिप में क्यों डाल दो किसी को, क्या मिल जाएगा यार। मतलब कि इसका मतलब क्या है, क्या पेरेंटिंग क्या है, व्हाट इज पेरेंटिंग। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट पेरेंट हो, अपने बच्चे को डांट के रखते हो, पीट के रखते हो, उसको बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस डाल देते हो, तो क्या आपका बेटा, इंडिया में पेरेंटिंग की बहुत ज्यादा कमी है। पेरेंट्स को एजुकेट करना पड़ेगा। जो नए पेरेंट्स हैं, जो बनने वाले हैं आज के 10 साल बाद, 20 साल बाद पेरेंट्स बनने वाले हैं, उनको एजुकेट करना चाहिए भाई। पेरेंट्स को थोड़ा अपने बच्चों को, एक तरीका नहीं है पेरेंटिंग का कि भाई आप अपने बच्चे को रिस्ट्रिक्शंस डाल दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो, मतलब उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर प्रेशर बना दो, तो क्या वो बहुत ही बड़ा रतन टाटा बन जाएगा, धीरू भाई अंबानी बन जाएगा, या बहुत बड़ा मनोज कुमार जैसे कोई सिविल सर्विस सर्वेंट बन जाएगा। तो सर्वेंट मेंटालिटी से बचाओ अपने बच्चों को, सर्वेंट मेंटालिटी से बचाओ। और भाई हमारे पास पूरे इंडिया में इतने ज्यादा बड़ी कंट्री, इतनी पॉपुलेशन है, तो सर्वेंट मेंटालिटी से हटा के कुछ ऐसा करना चाहिए जो बेसिकली लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे। एक लीडर, हमेशा लीडरशिप मेंटालिटी होनी चाहिए, ना कि सर्वेंट मेंटालिटी। तो वो सब तो अपनी पर्सनल चॉइस है, जिसको जो करना है वो करे। लेकिन जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन, एक जॉब एप्लीकेशन के लिए इतने सारे कैंडिडेट है, गवर्नमेंट जॉब के लिए हाथापाई मारा मारी हो चुकी है, तो फिर क्यों, क्यों, जब आपको पता ही है कि एक ऐसी रैट रेस है जिसमें आप कभी जीत ही नहीं सकते, तो अपना पाथ बनाओ ना, क्यों। और तो जो गिल्ट ट्रिप में डालते हो कि भाई हमने अपने रूम में एसी लगवाया, गर्मी में सोए, तो एक ही रूम में सो जाते, चलो सोने की बात अलग है, क्या फर्क पड़ता है। आपने अपने बेटे के लिए जो किया, उसकी बच्चों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए।
पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बच्चों को पेरेंट्स के बलिदान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके पैसे की वैल्यू करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, उनके जैसे बचपन में बच्चों बच्चों की टेक केयर पेरेंट्स करते हैं, तो पैसे ही बुढ़ापे में पेरेंट्स की टेक केयर बच्चे करें। ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल भी सही बात है। लेकिन क्या आप अपनी लाइफ कुछ भी कंट्रोल कर सकते हो? क्या आप अपने ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हो? चाहे अपने गवर्नमेंट पॉलिसी को कंट्रोल कर सकते हो? आपके हाथ में बहुत कुछ कंट्रोल में नहीं है। तो किसी इंसान की लाइफ कैसे कंट्रोल में कर सकते हो भाई? ये कैसे हो सकता है? दैट इज नॉट द वे लाइफ वर्क्स। कहते हैं ना, इफ यू वांट मेक गॉड लाफ, जस्ट टेल हिम योर प्लान्स। अपने भगवान को अपने जो प्लान से बता दो, और फिर पता चल जाएगा कि एक्चुअली में यही सच है कि नथिंग गोज एज प्लान्स। तो फिर सिचुएशंस अलग अलग तरह की बनेंगी, मतलब कि 100 परेशानियां आएंगी, जैसा हो चाहते हो वैसा नहीं हो पाएगा। तो वही बात है कि गिल्ट ट्रिप में डालना थोड़ा सा बंद करना चाहिए। और ये तब की बात है, 2009 की बात है। लेकिन फिर भी आज भी सेम ही हाल है लोगों का कंट्री में। मतलब कि ऑफ कोर्स ये बातें सातत्य फैलनी चाहिए, तो ये चीज एक अच्छी चीज करती है। और जहां तक बात रही राजू की, वो तो मैं एकदम मजे में ले रहा हूँ। अच्छा, उसमें आप किसी को लग सकता है कि भाई उसमें पेरेंट्स की परेशानी का मजाक उड़ाया गया है। आई डोंट थिंक सो यार। ये एक सिचुएशन दिखाई जाती थी पुरानी बॉलीवुड मूवीज में, उसमें एक पैरोडी बनाई है, बस ज्यादा कुछ नहीं है। इट्स नथिंग, मतलब कि पूरी मूवी एक कॉमेडी मूवी है, एक कॉमेडी मूवी है, और उसमें सीरियस मैसेजिंग की गई है, जो बहुत ही बढ़िया था। इस केस में, पीके के केस में इट्स कंप्लीटली डिफरेंट, क्योंकि आप वहां पे एक ऐसी चीज से डील कर रहे हो जिसपे लोगों का फेथ है, और आपने कॉमेडी को थोड़ा सा, मतलब ऑफेंडिंग कॉमेडी यूज करी है, जो कि थोड़ी बहुत आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस पता होंगे तो आपने वो करी होगी। लेकिन हाँ चलो, फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो फिर सही बात है। पीके में वर्क नहीं करते, लेकिन यहाँ पे दैट वर्क्स ब्रिलियंटली, ब्रिलियंटली। तो फिर जो जो कहती है ये पूरे के पूरे कैरेक्टर के साथ, वो पहले राजू हिरानी की अपनी जर्नी थी कि राजू हिरानी कैसे पहले कुछ और प्रोफेशन में थे, उसके बाद उन्होंने अपना प्रोफेशन चेंज किया, फिर वो एफटीआई आए, अपने फादर से परमिशन ली, और वो सीन्स काफी उनके लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट थे, तो वो सीन उन्होंने अपनी फिल्मों में डाले। चाहे वो अपने मुन्ना भाई का सीन हो, या फिर अपना ये थ्री इडियट्स का फरहान और फरहान के पापा वाला सीन हो, तो अपनी लाइफ से इंस्पायर होकर डालते हैं। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि यू कैन टेक इंस्पिरेशन rather than adapting your own life into a film. You can take inspirations or anecdotes of your life and integrate in the film. तो ये चीज काफी बढ़िया थी। और ओवरऑल ये फिल्म बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग है, जितनी बार देखो उतना कम है। जो मेरे को कॉकी कैरेक्टर था रैंचो का, वो थोड़ा सा मुझे लगा, लेकिन लास्ट में आके उस पूरी चीज को उन्होंने जस्टिफाई कर दिया, मतलब कि एंड में, एंड मतलब बोलते हैं ना कि अंध भला तो सब भला। हाँ, लेकिन ये कैरेक्टर का प्रॉब्लम नहीं है भाई, लड़की भी ये पटाएगा, मतलब कि सक्सेसफुल भी यही है, इसी पे पूरी फिल्म है, मतलब कि एक प्रॉपर प्रॉपर हीरो है। और मतलब बॉलीवुड की मूवीज में तो बहुत कॉमन होता है कि हम एक प्रोटैगनिस्ट जर्नी फॉलो करते हैं। अब एक कैरेक्टर को बिल्डअप देना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभी, क्योंकि वो कहानी के लिए बेटर रहता है कि आप एक कैरेक्टर को फॉलो कर रहे हो, तो यहाँ पे आप रैंचो को फॉलो कर रहे हो, तो ऐसे हमारा स्टोरी ज्यादा बेटर होती है। तो ऐसा इसलिए हीरो हीरो टर्म आया है। लेकिन हाँ, ये एक तरीके से एक टूल भी है कि आप इस कैरेक्टर को सेंटर में रख के इसी के अराउंड कहानी लिख रहे हो, इसी के अराउंड जो कैरेक्टर्स लिख रहे हो, तो ये इसकी कहानी, मतलब ये पूरी रैंचो की कहानी थी। और फिर हमें रैंचो के जो कैरेक्टर आर्क्स थे, उसके माध्यम से हमें और लोगों ने भी उसके एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से और लोगों की लाइफ में असर पड़ा। उसका, क्योंकि बहुत ज्यादा मेरे को लगता है कि आमिर खान इस पूरी फिल्म में बहुत ही ज्यादा प्रिविलेंट, उनका स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ज्यादा था। मतलब कि हाँ, जो वो जो प्लॉट भी था उसमें तो वो लास्ट में ही आते हैं, वो तो पूरा अपने कैरी करते हैं, अपने क्या नाम था उनका, आर माधवन, और अपने जोशी, सरमन जोशी और चतुर रामलिंगम जो एक्टर है, वो सब कैरी करते हैं। लेकिन वो फर्स्ट हाफ में बहुत नेग्लिजिबल पॉइंट पे आता है, सेकंड हाफ में वो थोड़ा मेन बन जाता है। लेकिन हाँ, उसी के कैरेक्टर की वजह से सारी चीजें हो रही हैं। उसका, उस कैरेक्टर का, रैंचो का अपने वायरस से रिलेशन, रैंचो का पिया से, रैंचो का इन दोनों दोस्तों से, रैंचो का चतुर से जो भी एक नेमेसिस था, और रैंचो की राइवलरी उसके साथ, हुआ के साथ। तो ये बहुत ही ज्यादा रैंचो पे रिलाई करती है, और रैंचो थोड़ा कॉफी कैरेक्टर है। लेकिन हाँ, आमिर खान के परफॉर्मेंस ने उसको थोड़ा बेटर किया है, राजू हिरानी की एडिटिंग ने काफी अच्छा काम किया है।
मैं बोलता हूँ राजीव रैना इज वेरी गुड एडिटर। उन्होंने थोड़ी बहुत सीरियल इफेक्ट्स आते हैं, मतलब कि वो जो आलाप बीच में ला लग जाता है, पहले ही बोला था कि इसके गाने ने बहुत अच्छा काम किया कि गाने की वजह से ये फिल्म और बेटर हो जाती है। मतलब कि गाने आपकी फिल्म में इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, गाने नहीं, गाने ना हो तो ओटीएस, फिल्म का ओटीएस कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे नोलन की इंटरस्टेलर, उसका ओटीएस कॉर्नफील्ड इतना पॉपुलर है कि सीमा नहीं है। तो ओटीएस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ओटीएस और म्यूजिक का ध्यान अगर रखा जाए, जो इस मूवी में रखा गया है, तो इट्स परफेक्ट परफेक्ट एग्जाम्पल कि हाउ यू कैन एलिवेट योर परफॉर्मेंसेज, एलिवेट योर सीक्वेंसेस। और बस ये था एनालिसिस, बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है। अब ये मेरा पहला एनालिसिस है जो प्रॉपर प्रॉपर एनालिसिस, जो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है। अब जब थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, जब मैं अपना जो ड्रीम है वो अचीव कर लूँ कुछ लाइव की पोजीशन पे हो, तो मैं रीविजिट करूंगा इस एनालिसिस को, और मैं थोड़े और पॉइंट्स ऐड करने की कोशिश करूंगा जो इस एनालिसिस में छूट गए, क्योंकि ये 10 साल बाद तो पक्का एक और विजिट बनता है थ्री इडियट्स का, क्योंकि अभी तो सिचुएशन के हिसाब से मैंने इस फिल्म को एनालाइज किया है, लेकिन जब 10 साल बाद इस मूवी को एनालाइज करूंगा तो क्या रिपोर्ट आएगी, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और देखते रहिए स्टूडियो स्कूप फॉर मोर वीडियो लाइक दिस।